क्या एक डिटेक्टिव का दिमाग शकी दिमाग होता है? एनालिटिकल पावर्स हुँ। डिटेक्टिव के पास ज़्यादा होती है। आप बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखते हो? वो आँखें आपसे कितनी मिला रहा है, हुँ, राइट? उसके हाथ-पैर कितने हिल रहे हैं, हुँ, वो एक स्टेटमेंट को कितना कर रहा है, उसके मतलब कि ये शोल्डर्स हैं कितने ऊपर-नीचे हो रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर हुँ। देयर। एक इन्वेस्टिगेटर के लिए, एक डिटेक्टिव के लिए गट फीलिंग कैसी होती है? आज के टाइम पर इंडिया में डिटेक्टिव्स की सर्विसेज़ किन-किन जगहों पे ली जा रही हैं? बैकग्राउंड चेक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एनी मैरिज। क्या सिर्फ गलती सिया की थी? उससे भी मेजर गलती उसके माँ-बाप की है। एक खाना बच्चों के साथ बैठ के ज़रूर खाएँ। कि रिश्तों में क्या है, डाउट है, शक है या सही सही में चीटिंग है? हम एक अपना ड्राइवर नहीं रख सकते ऑनेस्टली। दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल होते हैं। एक चीटर, एक खराब इंसान के 4-5 क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आप देखते पहचान लेते हैं या आधा घंटा बात करने के बाद पहचान लेते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं? क्वालिफ़िकेशन क्या है एक डिटेक्टिव बनने की इंडिया में? वो क्या ये है। क्वालिफ़िकेशन? सर कभी आपको इस तरह का कोई रोल या इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन क्रॉस कंट्री जाके करने का ऑफ़र हुआ? हुआ। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े पॉडकास्ट के एक बेहद स्पेशल एपिसोड में। इस बार का एपिसोड पिछले सारे एपिसोड से एकदम अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार हम एक अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे, एक अलग विषय और एक अलग पर्सनैलिटी के साथ हम बैठे हैं। और ये वो विषय है, ये वो प्रोफ़ेशन है जो कि दुनिया के कुछ सबसे ओल्डेस्ट प्रोफ़ेशंस में से एक माना जाता है। कुछ लोग इनको खुफिया लोग कहते हैं, कुछ लोग जासूस कहते हैं और कुछ लोग इनको प्राइवेट डिटेक्टिव्स कहते हैं। इनके बिना ना तो समाज चलता है, ना तो ये लॉ एंड ऑर्डर चलता है, ना जो अपने पर्सनल रिश्ते हैं वो चलते हैं, क्योंकि रिश्तों में भी टाइम के साथ-साथ कई चीज़ें आ रही हैं। सामने जो स्क्रीन पे आप जिस इंसान को देख रहे हैं उनका नाम है बलदेव पुरी। दिल्ली में एएमएक्स डिटेक्टिव्स के नाम से अपनी फ़र्म चलाते हैं। 40 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है डिटेक्टिव सर्विसेज में। और आज इस पॉडकास्ट में जानेंगे इस प्रोफ़ेशन के बारे में, इस इंसान के बारे में और इनके कामों के बारे में। इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में, अपने करियर स्पैन में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, पुलिस को हेल्प की है, एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प की है और बहुत सारे लोगों को भी हेल्प की है। थैंक यू बलदेव जी हमसे बात करने के लिए, थैंक्स अ लॉट डियर। समय थैंक यू। देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आई एम सबसे सो पहले तो आई एम सो ऑनर्ड। मैं आपके ऑफ़िस में आया तो बड़े मध्यम-मध्यम आवाज़ में गाने गुनगुना रहे थे। रेट्रो म्यूज़िक चल रहा था, पुराने ज़माने के जो कौन गाने। गुनगुना रहा था? आपके एलेक्सा। और मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि एक डिटेक्टिव की लाइफ़ इतनी मिस्टीरियस कैसे होती है? और क्या करता है एक डिटेक्टिव सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक? मिस्टीरियस तो नहीं होती है, रिलैक्सेबल होनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि जो परिवार आपसे बात कर रहा है, जो लोग आपसे मिल रहे हैं, वो आप ही के परिवार का एक अंग है, हुँ, राइट? जब तक आप अपनी फैमिली में आप खुश नहीं रहेंगे, हुँ, आप जब तक उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, जब तक उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक अपनी एक राय नहीं देंगे उनको, हुँ, तो उनको कैसे पता चलेगा? हुँ, अगर एक डिटेक्टिव पैसे के लिए काम करे, हुँ, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता लाइफ के अंदर। हुँ, वो तो सारे गलत काम करेगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर समझ में आना चाहिए। हुँ, मेरा जो दिन शुरू होता है, हुँ, ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, हुँ, बहुत कूल और काम जब मैं हुँ, उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, हुँ, सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि यार रात अच्छी कट गई। आई एम हुँ, सो थैंकफुल टू यू। जब मैं रात को सोने के लिए जाता हूँ, तो मैं पूरे दिन का एनालाइज़ करता हूँ कि आज मैंने क्या-क्या काम किया, मेरे हुँ, दिन में क्या-क्या हुआ, हुँ, किस-किस की मैंने रिपोर्ट डिस्कस की, किस-किस का कल काम करना है, हुँ, ठीक है? और सबसे पहले अपना अगले दिन उठ के कैलेंडर चेक करता हूँ हुँ, और साथ में हुँ, म्यूज़िक मेरे बिल्कुल बेड के साथ एक बटन है, उसको हुँ, दबा देता हूँ। हुँ, एलेक्सा अपने आप चल रहा होता है 24 आवर्स मेरा। हुँ, रात को सोता हूँ, तो उसको एक टाइम दे देता हूँ कि इतने बजे बंद हो जाना, तो हुँ, एलेक्सा बाय डिफ़ॉल्ट बंद हो जाता है। हुँ, तो मैम उठती है, तो मैम एलेक्सा ऑन कर देती हैं। हुँ, तो जब मेरा उठता हूँ सुबह, हुँ, मैं नेचुरली है थोड़ी देर में 8:30 पौने 9 से पहले नहीं उठता हुँ, मॉर्निंग में। हुँ, उठ के बटन दबाया, म्यूज़िक चल रहा है, लोगों की रिहर्सल देख रहा हूँ कि क्या-क्या केस डिस्कस करने हैं, आज क्या-क्या काम करने हैं, हुँ, किस-किस आदमी से मिलना है, राइट? और क्या हमारे जो है सिस्टम, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या कोई हमारे पुरानी चीज़ें थी जो उनको ठीक कर सकते हैं, हुँ, तो उसके लिए। हुँ, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि अपनी लाइफ़ में हुँ, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के अलावा और कुछ नहीं है। हुँ। तो साथ में एक म्यूज़िक और एक कॉफ़ी का कप, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्या एक डिटेक्टिव का दिमाग शकी दिमाग होता है? मैं एक चीज़ को जैसे अप्रोच करूँगा एज़ अ कॉमन मैन, मेरे सोचने और अप्रोच करने के तरीके में और आपके सोचने और अप्रोच करने के तरीके में फ़र्क क्या है? बेसिक फंडामेंटल फ़र्क क्या है?
देखो वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, हम्म, हम किस चीज़ को सोच रहे हैं। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपकी पर्सनैलिटी को ही मैं जज करने लग पड़ूँ, तो आई हम्म, एम जजमेंटल। हम्म, जजमेंटल आदमी तो कामयाबी नहीं है। हम्म, ही शुड नॉट बी जजमेंटल। हम्म, आपकी और मेरी सोच फ़र्क हो सकती है। हम्म, आप 1 गिलास पानी का रखा होता है, हम्म, ठीक है कि नहीं? उसमें आधा गिलास पानी होता है और हम्म, मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? हम्म, तो आप इमीडिएटली अपनी सोच के साथ बताते हैं कि ये हम्म, आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है। हम्म, मैं कहता हूँ गिलास तो हमेशा ही पूरा भरा रहता है। हम्म, गिलास तो कभी भी खाली नहीं रहता। भले ही मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि आधा पानी से भरा है या हवा से भरा है। हम्म, आधा तो हवा से भी भरा है, गिलास तो पूरा ही भरा हुआ है। हम्म, तो सोच इंसान की किस चीज़ पे मैटर करती है, वो हम्म, क्या चीज़ सोच रहा है। हम्म, हाँ, अगर हम मार्केट जाते हैं, हम्म, हम अगर किसी मॉल में जा रहे हैं या हम किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हैं या क्लाइंट हमारे पास आता है, उसका क्या चीज़ है, उसके दिमाग से हमारा दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। हम्म, इमीडिएटली उसकी कन्वर्सेशन से हमारी कन्वर्सेशन आगे निकलती है। हम्म, कोई ऐसा नहीं होता है कि हम अपने ही सोच लगा के बैठ जाएँ कि नहीं ऐसा है, ये मेरे पास आएगा, इसको मैट्रिमोनियल की प्रॉब्लम है, हम ये बोलेंगे, हम ये हम्म, करेंगे, इट्स नॉट लाइक दिस। हम्म, इट शुड बी वेरी नॉर्मल। आप भी कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप हम्म, भी उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करते ही हैं ना, हम्म, कि यार ये आपको फिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या चीज़ है, कैसे आप लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे, हम्म, पर्सनैलिटी आपकी क्या दिखला रही है, वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी। हम भी वही काम करते हैं नॉर्मल, लेकिन एनालिटिकल पावर्स हम्म, डिटेक्टिव के पास ज़्यादा होती है, हम्म, और राइट? उसके लिए कैपेबिलिटीज़, हम्म, काम रहना, हम्म, ठीक है कि नहीं? स्पेस देना दूसरे को हम्म, और अपने काम में निपुण होना, हम्म, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी क्योंकि आप जब तक आप एनालाइज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ को, हम्म, आप सक्सेस तो ले ही नहीं सकते। हम्म, आपको काम, कंपोज़ एवरीथिंग शुड बी वेरी साउंड, हम्म, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर एंड अदर पर्सन शुड हैप्पी टू मीट यू। हम्म, दैट इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट। हम्म। सर बॉडी लैंग्वेज की बहुत बात होती है कि अगर इंसान कोई क्राइम करके आया उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, अगर कोई सक्सेसफुल है उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, कॉन्फिडेंट इंसान की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, अंडर कॉन्फिडेंट की अलग होती है। आप बॉडी लैंग्वेज को कैसे देखते हैं और कैसे रीड करते हैं? इमीडिएटली कोई 30 सेकंड या 10 सेकंड या 20 सेकंड में बॉडी लैंग्वेज कभी नहीं पकड़ी जाती किसी भी इंसान की। हुँ, जब आप उससे बात करना स्टार्ट करते हैं, हुँ, जब आप उसकी चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, हुँ, जब उसका परसेप्शन जानते हैं कि वो किस टॉपिक पे कैसे डिस्कस कर रहा है आपसे, हुँ, तब उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको असेस होनी स्टार्ट होती है। हुँ, कई लोग हमारे पास आते हैं जो अपनी स्टेटमेंट को वैलिडेट कराना चाहते हैं हुँ, कि पूरी साहब मेरी बीबी का चक्कर है, हुँ, ये बस निकालना है हमें, हुँ, राइट? तो हुँ, कैसे पता तेरे को चक्कर है उसका? हुँ, कोई उसने तेरे को नॉक करके बताया, तूने उसके किसी फ़ोन में देखा या तूने उसको पकड़ा कहीं पर? हुँ, नहीं, मुझे 100% लगता है कि उसका चक्कर है। हुँ, उसकी बॉडी का स्टाइल चेंज हो गया है। अब हुँ, उसने ये पहनना स्टार्ट कर दिया, अब उसने जिमिंग ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, अब उसने टाइम देना बंद कर दिया। आई हुँ, सेड ओके, दीज़ आर द रेड फ्लैग्स व्हिच हुँ, यू आर गेटिंग, हुँ, राइट? इट मीन्स दैट यू आर हैविंग शी इज़ हैविंग एन अफेयर विद समबडी। हुँ, हाँ, हाँ, पुलिस साहब इसको चेक करा दो। हुँ, ओके, ठीक है, आप एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दीजिए हमें, आपकी वाइफ़ है, आप हुँ, अपना बताइए सारा, आप अपना पूरा सिस्टम अपने सबमिट कीजिए। हम करते हैं उसके ऊपर काम। हुँ, जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि यार इसकी बीवी तो इन्वॉल्व नहीं है, ये है एक लड़की के साथ इन्वॉल्व, अच्छा, जो इसकी उम्र से आधी है। अच्छा। कोई अगर उदाहरण इसकी देंगे? उम्र 55 साल की है, हुँ, तो 25 साल की है। जब अच्छा, हम उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे, वो हमारा क्लाइंट है, हुँ, ठीक है कि नहीं? जब हुँ, हमारे पास रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए आता है, तो हम उससे बात करते हैं। हम कहते हैं, "भाई साहब, एक बात समझिए हुँ, आप अपनी स्टेटमेंट को वैलिडेट क्यों कराना चाहते हैं? हुँ, आप क्यों अपनी वाइफ से परेशान हैं? हुँ, आपका इस लड़की के साथ चक्कर है इसलिए अरे! आपने मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कर दी।" क्योंकि भाई हमारी कंपनी का नाम एएमएक्स है। हुँ, एएमएक्स का मतलब एबल गाय, मेंटली स्ट्रांग और एक्स-रे, स्क्रूटनाइज़ द थिंग्स। तो अच्छा, हम तेरी क्यों नहीं स्क्रूटनी करेंगे, मुझे ये समझा दे। तू तो अच्छा, केस लेकर आया था ना हमारे हुँ, पास। हुँ, मैं कहा तू बता देता कि मेरा इस लड़की के साथ चक्कर है, हुँ, मैं ये देखना चाहता हूँ मेरी वाइफ भी कहीं इन्वॉल्वड है, तो हुँ, अच्छा है डिवोर्स के टाइम पे हमारी आसानी हो जाएगी, एक-दूसरे के प्रूफ आ जाएँगे हमारे पास। हुँ, तो इज़ लाइफ इज़ सच, हुँ, आदमी की बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ बता देती है, हुँ, लेकिन उसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। हुँ, 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट उससे डिस्कशन करनी पड़ती है, तब जाके उसकी बॉडी लैंग्वेज सामने आती है कि हुँ, वो क्या करना चाहता है। हुँ, वो आँखें आपसे कितनी मिला रहा है, हुँ, राइट? उसके हाथ-पैर कितने हिल रहे हैं, हुँ, वो एक स्टेटमेंट को कितना कर रहा है, उसके मतलब कि ये शोल्डर्स हैं कितने ऊपर-नीचे हो रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। हुँ, तो हुँ। उस चीज़ को असेस करना पड़ता है हमको साथ। सर गट फीलिंग एक चीज़ होती है और बोलते हैं कि मेरी गट फीलिंग है कि ऐसा हो रहा है। एज़ एक इन्वेस्टिगेटर के लिए, एक डिटेक्टिव के लिए गट फीलिंग कैसी होती है? आप कैसे लेते हैं गट फीलिंग? सर ये पिक्चर का वो टेलर है, जो आपको दिखाया जाता है हुँ, कि या ये टीज़र आ गया, हुँ, ये पिक्चर ऐसे होगी। हुँ,
राइट? जब एक्चुअली भी आप पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं, वो ऐसी नहीं होती। और कहते हैं यार मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया, इतना बढ़िया टीजर बनाया था, मुझे तो लगा था कुछ बहुत बढ़िया करेगा ये एक्टर, नहीं होता। तो गट फीलिंग वो है, हम सच को बिलीव करते हैं, हम जो हमारे पास जो ठोस सबूत होते हैं, हम उसको बिलीव करके आगे डिस्कशन करते हैं। गट फीलिंग डिटेक्टिव्स में नहीं काम होती। गट फीलिंग क्या होती है? ये तो आम आदमी कर लगाया ना, गट फीलिंग क्या है, गट फीलिंग नहीं है, ये मेरी गट फीलिंग है यार, ये आदमी ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे होगा, ये उसकी वैसे होगी। मेरे लिए गट फीलिंग इंसानों की तरह, लोगों की तरह इज ओके, गट फीलिंग है, लेकिन जब तक आप केस पे काम नहीं करते हो, जब तक आप उसकी सच्चाई पे नहीं जाते हो, जब तक उसके अगेंस्ट आपको कुछ प्रूफ नहीं मिलते हैं, तब तक आप नहीं कह सकते कि गट फीलिंग कोई चीज है। आपको लगा कि यार ये इन्वॉल्व होगा, राइट, ये मर्डरर है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल में अफेयर में इन्वॉल्व है, ये एम्प्लॉय ने क्राइम किया हुआ है, वो सारी चीजें सही है, लेकिन जब ये आपकी गट फीलिंग कह रही है, जब आप उसके ऊपर काम करते हो, तब आपको पता चलता है कि वो वाकई है कि नहीं है। तो बिलीव सबूत, डोंट बिलीव गट फीलिंग। जैसे कॉल अ टीजर, अट्रैक्ट करने के लिए, आपके माइंड को अट्रैक्ट करता है कि यार ये बंदा इन्वॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। मेरे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि आज के टाइम पर इंडिया में डिटेक्टिव्स की सर्विसेज किन किन जगहों पे ली जा रही हैं। सबसे पहले फैमिली के लेवल पे कैसे कैसे डिटेक्टिव्स को यूज़ किया जा रहा है। आज की डेट के अंदर फैमिली को अगर कंसिडर करें, ठीक है कि नहीं, तो बच्चे जो हैं या तो खुद लड़की पसंद कर लेते हैं, लड़की खुद लड़का पसंद कर लेती है, राइट, या शादी करने से मना कर देते हैं। दो ही रीजन, दो ही एंगल चीजें है। हैं जो सबसे पहले फैमिली को वरी करती है कि मेरा बच्चा अच्छा खासा कमा रहा है, राइट, 35 साल का हो गया है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, 8-10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, शादी नहीं कर रहा, तो क्या कारण है, राइट? तो इसलिए परेशान होते हैं, तो इसलिए हमारा एएमएक्स का इन्वेस्टिगेशन काउंसलिंग सेंटर है, राइट, जहाँ पर हम उनको काउंसिल करते हैं, उस लड़के से हम मुलाकात करते हैं, उस लड़की से हम मुलाकात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं सारी चीजें, उनसे पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, काउंसलिंग से पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसमें क्या कारण है, क्योंकि जब तक आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करके नहीं बैठोगे तब तक आप उनके साथ काउंसिल क्या करोगे। ये कोई हस्बैंड वाइफ का केस नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ की आपस में बनती नहीं है तो आप उनको काउंसिल कर रहे हो। इट इज नॉट लाइक दिस, इट इज दैट द पर्सन डजंट वांट टू मैरी, राइट। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ द सेक्स ऑन द सेम फ्रेम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि कोई बंदा गे है या कोई बंदा नेचुरल है जो दूसरे बंदे से अट्रैक्ट होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जब तक हम उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते हमें क्या पता चलता है कि वो बंदा है क्या जिसको हमने काउंसिल करना है। तो फर्स्ट नीड एन इन्वेस्टिगेशन, देन नीड्स अ काउंसलिंग। दैट इज कॉल्ड उन केसेस के अंदर जहां पर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा शादी करना नहीं चाहता। दूसरा, जहां पर लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अब फैमिली को तो कुछ नहीं पता होता। फैमिली क्या कहती है? फैमिली कहती है कि हमें एक तो उस जो मेरे बच्चे ने या मेरी लड़की ने या मेरे लड़के ने जो अपने स्पाउस को चुना है, जो ग्रूम को चुना है या ब्राइड को चुना है, पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी सब करा दीजिए, हमारे को बताइए कि वो किस नेचर की है, क्या चाहती है, वो अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करेगी, वो अपने को कितनी इंपॉर्टेंस देती है, फाइनेंशियल लायबिलिटीज कितनी है उसके ऊपर, राइट, फैमिली को कितना सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, वो उसका सोशल नेचर कैसा है, उसका जनरल फाइनेंशियल कैसा है, उसका घूमना फिरना कैसा है, उसकी लाइफ में कोई है बंदा के नहीं है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, लॉट ऑफ दिस थिंग अबाउट, बिकॉज लड़के ने कह दिया मैंने तो इस लड़की से शादी करनी है, तो उस समय जो है उनको टेंशन हो जाती है कि कौन सी लड़की है जो हमारे पास आएगी। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, आप इनकी फैमिली को भी चेक करा दीजिए, कि फैमिली को जब आप चेक कराओगे अगर उसमें वो क्लियर हो जाती है फिर तो वो लड़के के साथ ही हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, अब इसकी फैमिली को भी चेक कराओ, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस क्लास है या सर्विस क्लास है, बिजनेस क्लास है और हमारी तरह ही है तब तो सही है, अगर सर्विस क्लास है और हम बिजनेस क्लास हैं तो कैसे मैच होगा ये सारी चीजों का। देर इज सो मेनी थिंग्स। 1 रुपया भी खर्च करने से पहले आदमी 10 दफा सोचेगा, तो 10 दफा सोचने के 10 दफा सोचा जाए उससे पहले इन्वेस्टिगेशन में वो हमसे क्लैरिटी चाहते हैं। तो फैमिलीज इस तरह से आती है। अब कई लोगों को तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रिश्ते मिलते हैं, उनको तो लड़का लड़की को पता ही नहीं होता कि आपस में उनकी शादी होनी है, वो मिलते हैं किसी बाहर जगह में मिलते हैं, आपस में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है कि नहीं, तो उनके लिए भी हमारे फेसेस चलते हैं,
फर्स्ट फेसिस बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस का है, सेकंड फेसिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन का है, देन फाइनेंशियल वेरिफिकेशन का है, डीप इन्वेस्टिगेशन है। ये 25-30 दिन से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 180 दिन 6 महीने तक जाता है। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा वेरी करती है, सक्सेस रेशियो करती है। जो डिटेक्टिव आपको क्लाइंट को कैसे काम करेगा ये नहीं बताता, इसकी सक्सेस रेशियो कितनी है ये नहीं बताता, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे काम करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस रेशियो क्या है, वो डिस्क्रीटनेस कितनी होगी 100% होगी, एक्यूरेसी कितनी होगी वो बतानी पड़ेगी उस केस के अंदर, और सारी चीजें साइन करानी पड़ती है। अच्छा। कि कल को क्लाइंट बोले कि मुझे तो ये आपने बताया ही नहीं था। और अगर जहां पर आप असेस करते हो, कई क्लाइंट ऐसे होते हैं, कई क्लाइंट ऐसे होते हैं, आप बिलीव करो, मैंने पीछे ही किसी से पैसा लिया, ठीक है कि नहीं, वो अच्छे किसी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बंदा काम है, वो बंदा उसने मेरे को ट्रांसफर फी कर दी। जब मैंने पूरी असेसमेंट की केस की, जब मैंने सारी चीजें देखी, तो मैंने उसको बोला कि जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे सबमिट कर रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन में से ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा। और ये काम ऐसे नहीं हो सकता, इसमें हम तो बोलते हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे खर्च ही नहीं कर सकता पूरी साहब। अच्छा। मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता। मैंने कहा मैं आपको नहीं कह रहा कि आप इससे ज्यादा पैसे खर्च करो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं निकालूंगा तो इसकी एक दिन की कॉस्ट आ जाएगी आपकी। नहीं 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 नहीं, वो हमें नहीं करना। मैं कहा तो फिर आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। तो कहते आप पैसे वापस कर देंगे? मैं कहा बिल्कुल पैसे वापस कर दूंगा। तो देन इमीडिएटली वी ट्रांसफर द मनी टू देम। नाउ लॉजिकली इफ यू लव मनी, इफ यू डोंट लव योर पैशन, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। आप आज मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, आपका ये पैशन है, आप कुछ और चीज के लिए तो पैशन अपना नहीं बनाते ना, कि नहीं मैं अब ये डिटेक्टिव बन जाऊंगा मैं। यू सी पैशन हैज टू बी इन योर माइंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जो अच्छे खासे कंपनियों में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी 4-5 लाख रुपए है, दे वांटेड टू बिकम अ डिटेक्टिव। अच्छा। आई सेड व्हाई यू वांट टू बिकम अ डिटेक्टिव यार? आप अपनी स्पेशलिटी ढूंढो कि आप में किसमें आपकी स्पेशलिटी है, आप कैसे डिटेक्टिव बन के आप वो काम कर सकते हो। आप अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम बनाओ, आप इसे मेन प्रोफेशन चूज मत करो। तो ये होता है, जैसे आपने बोला कि किस किस तरह से होता है, तो मैंने आपको बताया। ये तो प्री मैट्रिमोनियल आपने बताया, बहुत ज़रूरी। आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है ये इन्वेस्टिगेशन आज के टाइम पर? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम पर डिवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं लोगों के बीच में। तो आपको लगता है कि ये एक सेफगार्ड हो सकता है, जो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर? आपने बिल्कुल सही मुबारक बोला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सावधानियां बरतनी इलाज कराने से बेहतर है। आपने कभी गाड़ी खरीदी हो, राइट? हर आदमी अपने हिसाब से गाड़ी खरीदता है, कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख की, कोई 20 लाख की, कोई 1 करोड़, कोई 50 लाख, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़। आप उसकी इंश्योरेंस तो कराते ही हो ना, या नहीं कराते? मैंडेटरी है वो। मैंडेटरी है ना? आपने बड़े जोर से बोला मैंडेटरी है, राइट? आप हेल्थ की इंश्योरेंस भी कराते हो, वो भी आपको लगता है कि वो मैंडेटरी है, राइट? क्यों क्यों आप कराते हो इंश्योरेंस, क्यों लेते हो? क्योंकि आप एक सेफ्टी चाहते हो कि कल को अगर आपकी व्हीकल टूट जाए, राइट, तो आप उसको रिपेयर करा पाओ। दैट इज ऑल। अब जब आप रिपेयर कराने के लिए जाते हो, उसकी भी कॉस्ट आएगी। अब जब वो कहते हैं ना, धागा एक बारी टूट जाता है, तो उसको अगर दोबारा जोड़ोगे तो गिठान लगेगी। इसी तरह से इंश्योरेंस, मैरिज की बैकग्राउंड जो चेक होता है, वो मैरिज की एक इंश्योरेंस है। कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बैकग्राउंड चेक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी मैरिज, राइट? क्यों? अभी आपने पीछे एक केस देखा होगा पुणे में, सिया और केतन का। उसकी इन्वॉल्वमेंट एक ऐसे लड़के के साथ थी जो इतना मतलब कि स्ट्रांग भी नहीं था फाइनेंशियली, और वो लोग तो आपस में बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रांग बिलियनरी लोग थे। ऐसी नौबत क्यों आई? किस लिए आई? क्यों? एक अटेम्प्ट उसने 14 तारीख को किया था। अच्छा। एक अटेम्प्ट उसने 14 तारीख को ऑलरेडी किया था, जिसमें वो अनसक्सेसफुल रही थी, और एक अटेम्प्ट उसने 18 को कर दिया, 18 में वो सक्सेसफुल हो गई। उसकी मूवीज आ रही, पिक्चरें आ रही हैं, स्टेडियम में बैठी है, क्रिकेट का मैच देख रही है, चेतन के कंधे पे उसने सिर रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस।
अब वो सही है या गलत है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़का जिसको पता है कि मेरे साथ 14 को ये इंसिडेंट हुआ, राइट? हुँ, उसने उस समय बोला कि नहीं सांप आ गया था, मैंने इसलिए तुम्हें धक्का दे दिया साइड पे, अच्छा। वो बच गया, हुँ, राइट? नहीं तो वो उस दिन भी मर जाता, 14 तारीख को भी मर जाता वो। हुँ, उस समय भी उसकी समझ में नहीं आया लड़के की। हुँ, उसको ये भी समझ में नहीं आया कि लड़की क्या एक्ट कर रही है। हुँ, मैं इसमें गलतियाँ किसकी ढूँढूँ? हुँ, क्या सिर्फ़ गलती सिया की थी? हुँ, मेजर गलती तो उस लड़की की है, हुँ, लेकिन उससे भी मेजर गलती उसके माँ-बाप की है, हुँ, जिन्होंने परवरिश सही नहीं की हुँ, अपने बच्चे की। हुँ, आज की डेट के अंदर माँ-बाप की कम्युनिकेशन ही नहीं होती बच्चों के साथ। हुँ, आप देखना कई अर्बन में ऐसे हैं, हुँ। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कई ऐसे लोग हैं जो आपस में बात ही नहीं करते हैं पेरेंट्स में। और मोबाइल फ़ोन्स ने और डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया, हुँ, लॉट ऑफ द डिस्टेंस एवरी पर्सन इज़ बिज़ी। हुँ, आज अगर मैं देखूँ कि मेरे रूम के अंदर 3 जने बैठे हुए हैं, आपके, मैं और ये जो नज़र आ रहा है, हुँ, मैं देख रहा हूँ एक बंदा मोबाइल पे लगा हुआ है, हुँ, जिसको कैमरा कवर नहीं कर रहा है। हुँ, व्हाई? हुँ, व्हाई मोबाइल? बिकॉज़ दिस इज़ एडिक्टनेस, हुँ, एडिक्ट बना दिया है लोगों को। हुँ, कोई काम नहीं है, मोबाइल पे देखना स्टार्ट कर दो। हुँ, अरे दिमाग यूज़ करना स्टार्ट करो, हुँ, उस समय अपनी चीज़ निकालो। पेरेंट्स, कम्युनिकेशन और उनके बीच में इतना गैप आ गया है। हुँ, माँ-बाप बच्चों से डरते हैं या बच्चे माँ-बाप से डरते हैं? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हुँ। ये आपस में डिस्कस ही नहीं करते किसी भी इश्यू को आपको नहीं लगता कि सिया ने माँ-बाप को बताया होगा कि मुझे केतन से नहीं शादी करनी? बिल्कुल बताया होगा मुझे लगता है। फिर माँ-बाप ने क्यों बोला कि नहीं? और उसने ये नहीं बताया होगा कि मुझे चेतन से शादी करनी है। माँ-बाप ने एग्री नहीं किया ना। हुँ, एक लड़की को खोना, पैदा करना इज़ अ डिफरेंट, खोना, लड़की मर जाए तो बहुत बड़ा दुःख होता है। उसी तरह से लड़का। हुँ, आज ये बचेगी तो नहीं, हुँ, अगर इसने क्राइम किया है, जो अभी तक सारे रिश्तों में यही आ रहा है कि इसने क्राइम किया है, हुँ, बचेगी तो नहीं है। माँ-बाप को नहीं दुःख होगा कि हमने कहाँ-कहाँ गलती की, हमने कब-कब बच्चों की बात नहीं मानी। तो मैं उन सब व्यूअर्स से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, हुँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हुँ, एक खाना, हुँ, एक खाना, डिनर, लंच या ब्रेकफ़ास्ट, हुँ, एक खाना बच्चों के साथ बैठ के ज़रूर खाएँ, हुँ, पूरे दिन के अंदर, हुँ, और डिस्कस करें हुँ, कि आज का दिन उनका कैसे रहा, हुँ, कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या मिला। वो आपसे पूछे तो आप बताओ। हुँ, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप होना चाहिए आपस में, हुँ, राइट? हुँ, लाइफ के अंदर जब आप बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो, आप समझते हो कि मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। नो, कोई बाप और माँ नहीं। और बच्चों को भी लगता है कि यार जब इनसे बात करेंगे ये कोई शिक्षा ही देंगे हमें, हुँ, तो क्या बात करनी इनसे? हुँ, इनको तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आती मेरी। हुँ, तो वो क्या चीज़ है? इन कहाँ से हो गया? जैसे आपने बोला, मोबाइल, हुँ, सोशल मीडिया, हुँ, राइट? और अपनी प्रेज़ेंस, अपनी इम्पोर्टेंस। हुँ, उसको लगा कि यार वो विग पहनता है, तो बता देती ना कि ठीक है यार मुझे नहीं शादी करनी है ऐसे लड़के के साथ। हुँ, माँ-बाप क्यों उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं? हुँ, माँ-बाप क्यों उसकी बात नहीं मान रहे हैं? तो क्या माँ-बाप कल्प्रिट नहीं है इस हुँ, चीज़ को लेके तो? तो बिल्कुल। ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। हुँ, तो मेरे हिसाब से जितने लोग होंगे, कुछ लोग मुझे, कुछ व्यूअर्स आपके मुझे पसंद करेंगे, कुछ हुँ, व्यूअर्स आपके हेट भी एक्सचेंज करेंगे मेरे हुँ, लिए, कुछ हुँ, गलत चीज़ें भी बोलेंगे, बट माय थिंग इज़ दिस कि प्लीज़ इंटरैक्ट विद योर पेरेंट्स। हुँ, कल को आपने भी बाप बनना है, कल को आपने भी माँ बनना है, हुँ, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि हुँ, जब तक आप बच्चों से खुल के बात नहीं करेंगे, हुँ, कि इश्यूज़ कहाँ पर आ रहे हैं, क्या चीज़ है, उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं हम लोग, हुँ, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो हुँ, कम्युनिकेशन आप ज़रूर करें, वो हुँ, पोस्ट मैट्रिमोनियल हो या प्री मैट्रिमोनियल हो, वो एम्प्लॉयर-एम्प्लॉयी का रिलेशनशिप हो, वो किसी भी चीज़ का कोई भी हो इश्यू, हुँ, तो आप कम्युनिकेट ज़रूर करें। हुँ, विदाउट कम्युनिकेशन आपको सक्सेस नहीं मिलती। हुँ, इसलिए हमारा प्रिंसिपल है, जो भी हमसे मिलने के लिए आता है, हम उससे आधा पौना घंटा तो ज़रूर डिस्कस करते हैं उस केस पे। हुँ, हम एक-एक चीज़ समझते हैं, हम एक-एक चीज़ डिस्कस करते हैं, तब जाके हमें सैटिस्फैक्शन होती है हुँ, कि अब इसका केस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हुँ, ज़रूरी नहीं है, एक दिन में हमें 10 आदमी नॉक करें तो हम 10 का ले लें। हो हुँ, सकता है हम किसी का भी ना लें, हो हुँ, सकता है हम 1 आदमी का लें। हुँ। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स। आपसी रिश्तों में जो मैरिड कपल्स हैं, अ, उनकी तरफ से किस-किस तरह की सर्विसेज़ आप स की तरफ से सीक की जाती हैं? और क्या सच्चाई आपको पता चलती है समाज की आज के टाइम पर एज़ अ डिटेक्टिव काम करते हुए कि रिश्तों में क्या है, डाउट है, शक है या सही सही में चीटिंग है?
65% तो डाउट है, हम्म, 65% डाउट है। अच्छा, किस किस तरह के डाउट एनकाउंटर करते हैं आप? नहीं, डाउट क्या होता है कि अगर एक लड़की अगर स्मार्ट बनना स्टार्ट कर दिया, हम्म, अगर उसने अपनी कॉटन की साड़ियाँ पहननी स्टार्ट कर दी, उसने अपनी पर्सनैलिटी बना ली, हम्म, उसने जिमिंग स्टार्ट कर दी, या एक लड़के ने अपनी जिमिंग स्टार्ट कर दी, उसने अपने बाल को ट्रिमर करना स्टार्ट कर दिया, उसने कपड़ों की पर्सनैलिटी अपनी डिफरेंट बना ली, तो उसके अफेयर हो गए। हम्म, क्या वो अपने फोन पे बिजी है तो उसका अफेयर हो गया? हम्म, वो किस लिए बिजी है, उस पे पासकोड है कि नहीं है? हम्म, अगर पासकोड लगा हुआ है, आपको पता है कि नहीं पता है, हम्म, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, क्या वो राइट स्टार्टिंग से था या अभी हुआ एकदम? हम्म, क्योंकि जब आप शादी करने के लिए किसी से जाते हो, हम्म, तो आप दूसरे को अंडरस्टैंड करो ना, सिर्फ उसके साथ पॉपकॉर्न खाने के लिए, पिक्चर देखने के लिए मत बैठ जाओ। हम्म, आप सिर्फ रेस्टोरेंट में जाके सिर्फ उसके साथ खाना मत खाओ। यू डिस्कस विद हिम, हम्म, यू डिस्कस विद हर कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपको क्या चीज चाहिए, आप कितना घूमना चाहते हो, आप कितनी स्पेंडिंग करना चाहते हो, आप कितना पैसा जोड़ना चाहते हो, आप कब बच्चे चाहते हो, हम्म, आपकी क्या राय है। हम्म, जब तक आप एक दूसरे से डिस्कशन नहीं करोगे, हम्म, कहां से काम चलेगा? हम्म, तो वो रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाती है। हम्म, तो रेड फ्लैग्स जरूरी ये नहीं होते हैं हम्म, कि फोन हाइड कर लिया या कुछ कर लिया या लंबी बात कर ली, ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया, हम्म, प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन, अगर एक ऑफिस के अंदर 20 लड़कियां काम करती हैं एक बॉस के अंदर नीचे, और ऑफिस में बहुत 300-400 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सब ब्यूटीफुल लड़की हैं, किसी को पैसे की जरूरत होगी तो वो बंदे अट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ऐसे ऐसे रिलेशनशिप हमने पकड़े हैं, हम्म, हमने निकाले हैं ऐसे ऐसे रिलेशनशिप, हम्म, जो एक हस्बैंड बोलता है कि हम्म, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता हम्म, क्योंकि यही मेरा बिजनेस संभाल रही है सारा, अच्छा, अगर ये ना हो तो मेरा बिजनेस ना हो। हम्म, ये कहां से बात आ गई? हम्म, एक आउटसाइडर जो तुम्हारे धंधे में आया, हम्म, एक आउटसाइडर जो तुम्हारे धंधे में आया, हम्म, ठीक है कि नहीं, और वो तुम्हारे से आधी उम्र का है, हम्म, तुम सोचते हो कि इसके बिना तो मेरा बिजनेस ही नहीं चल सकता? हम्म, नहीं, हम्म, तुम्हारी इंटीमेसी उसके साथ ज्यादा हो गई, हम्म, तुमने अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया। हम्म, तो हर चीज को एक एक कंपार्टमेंट्स होते हैं, हम्म, आपको कंपार्टमेंट्स में काम करना पड़ता है हम्म, कि ये मेरी फैमिली है, मेरे पर्सनल है, मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। हम्म, मेरा पर्सनल अगर अच्छा है हम्म, तो मेरा प्रोफेशनल टॉप रहेगा, हम्म, अगर मेरा प्रोफेशनल 100% अच्छा है तो मेरा पर्सनल भी टॉप रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम्म, तो प्लीज बिवेयर ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। हम्म, अपना पर्सनल अच्छा रखो, जो प्रोफेशनल आपको 100% ग्रोथ दे। हम्म, तो हमारे पास जो केसेस आते हैं, हम्म, जैसे आपने बोला, वो 65% तो बोगस होते हैं, अच्छा, लेकिन जो 35% होते हैं वो स्ट्रॉन्ग केसेस होते हैं, हम्म, रिलेशनशिप में आगे बहुत बढ़ चुके होते हैं। हम्म, वो कई लोग तो अपनी वाइफ को ही बोल देते हैं, वाइफ हस्बैंड को बोल देती है हम्म, कि बस मैंने तो नहीं रहना तेरे साथ, हम्म, बहुत हो गया, हम्म, अब मैंने तेरे साथ रहना ही नहीं है, हम्म, अब तू जो करना कर ले। हम्म, ठीक है कि नहीं? तो वो बड़े बड़े केसेस होते हैं। एक मुझे याद है केस, मुझे एक याद आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, हम्म, राइट? एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पिछले काफी सालों से जानते हैं, बहुत हम्म, सालों से जानते हैं, हम्म, सेक्स भी कर चुके होते हैं, हम बिस्तर भी हो चुके होते हैं, हर चीज हो चुकी होती है, शादी हो जाती है। शादी होती है, फर्स्ट वेडिंग, फर्स्ट नाइट को हस्बैंड बोलता है तू मेरे फादर को सेटिस्फाई कर, अच्छा, तो हमारा रिलेशनशिप बनेगा। बड़ी परेशान होती है, बोलती है, किस दुनिया में है तू, क्यों करूंगा तेरे फादर को मैं सेटिस्फाई, हम्म, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। हम्म, कह रहे नहीं, अगर मेरे साथ रहना है हम्म, तो मेरे फादर को सेटिस्फाई करना। अब करोड़पति लोग, अरबों अच्छे पैसे वाले लोग होते दिल्ली की बात है? हैं, बाहर की बात, अच्छा, बहुत पैसे वाले होते हैं, हम्म, ठीक है कि नहीं? कहते हैं जी बैग हम तो कर ही चुके हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वन नाइट है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे फादर को सेटिस्फाई कर दे। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा ये केस कहाँ से आया था। हम्म, ये पोस्ट मैट्रिमोनियल का केस ही है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, अच्छा, राइट? अब लड़की पता नहीं क्या सोचती है, वो चली जाती है। आज की लड़की ऐसी नहीं है, हम्म, वो लड़की क्या सोचती है वो चली जाती है, हम्म, ठीक है? टू फुलफिल हिज डिमांड्स। यस, अच्छा, फादर्स को पहले हम्म, सेटिस्फाई हम्म, करना हम्म, सेक्सुअली। अब
1 महीना बीतता होगा, 2 महीने बीतते होंगे, 3 महीने बीतते होंगे, हुँ, वो लड़के से बिल्कुल कनेक्शन खत्म कर देती है अच्छा, और वो हमारे पास ऑफिस में आ जाता है। अच्छा, वो हमसे मिलता है, कहता है सर मेरी वाइफ का मेरे फादर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसके कुछ प्रूफ मिल सकते हैं मुझे? हुँ, मैं कहता हूँ ये कैसे हुआ? ये कहाँ से बात आई? आप हुँ, काफ़ी बिज़ी हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता अपनी हुँ, वाइफ से बात करने का। आप उसे हम बिस्तर ही नहीं होते आप। मैं कहा वेडिंग जब हुई थी तो वेडिंग में क्या हुआ था? फर्स्ट आप कहाँ गए थे हनीमून के लिए? मेरी सारी डिस्कशंस होती है, हुँ, तो वो बोल पड़ता है, हुँ, वो खुद ही बता देता है। हुँ, तो मैंने कहा ये क्या क्राइम किया था आपने? हुँ, मैं कहा ये क्या किया था? मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? हुँ, कहती है अब मेरी बीवी कहती है कि तेरे बाप का बच्चा पैदा करूँगी, हुँ, राइट? हुँ, और तेरे बहन-भाई पैदा करूँगी और सारी प्रॉपर्टी मैं लूँगी। हुँ, तेरे को मैं धक्के देके बाहर निकालूँगी। मैंने तेरे को ट्रस्ट किया था ना, हुँ, और तूने मेरा ट्रस्ट इस तरह से ब्रेक किया हुँ, कि मैं तेरे फादर को पहले सैटिस्फाई करूँ। हुँ, कहती मैं सब कुछ तो की होंगी, लेकिन उस समय जो लड़की आधा पौना घंटा बैठ के सोची, हुँ, वो यही सोची होगी कि इसको मैं थप्पड़ कैसे मारूँ। मैंने कहा गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। मैंने कहा प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। मैं कहा तुम लोग ही शाप हो इस हुँ, सोसाइटी के ऊपर। हुँ, तुम्हारी डिमांड ऐसी है, तुम्हारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में रोते हो। हुँ, मैं कहा वो लड़की कहाँ गलत है? हुँ, मैं कहा तुम उसे गलत कह सकते हो, तुमने उसे बोला, उसने चूज़ कर लिया। हुँ, उसने बाप को सेट कर लिया, बाप से प्रॉपर्टी सारी ले ली, हुँ, राइट? और उसका बच्चा भी पैदा कर रही है। हुँ, उसी का बहन या भाई पैदा होगा ना जब पैदा होगा तो, एग्ज़ैक्ट राइट? और हुँ, उसको बाहर भी कर दिया सब कुछ किसी चीज़ के लिए। तो परेशान तुम ऐसे काम क्यों करते हो? हुँ, तुम्हारा माइंड कैसा है? हुँ, देखो, वन टाइम आराम से तुम्हारे सोचते हो कोई चीज़ हुँ, तुम्हारे दिमाग के अंदर, लेकिन ऐसी चीज़ें अब कई-कई ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो 35% में आती है। ऐसी खतरनाक चीज़ें आती हैं हमारे सामने जो हम सोच भी नहीं सकते। हुँ, हम सोच भी नहीं सकते। वो किसी जिम इंस्ट्रक्टर के साथ हो, वो किसी रैकेट में हो, वो किसी भी तरह का हो, बिज़नेसमैन हो, ठीक है कि नहीं? वो हाई क्लास बंदा हो, कहीं से भी कोई भी केस आता है, तो आदमी परेशान हो जाता है कि ये हुँ, क्या चक्कर है? हुँ, ये कैसे हुआ? मतलब कि कई केसेस में हमारे पास एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए जो केसेस हमारे पास आते हैं, उसमें जब हम केस को सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये तो शादी इसने पैसों के लिए की, ये तो अंडर कवर थी इसके कॉम्पिटिटर की। हुँ, वो एक बड़ा तगड़ा बिज़नेस हाउस है, हुँ, अच्छा, वो बहुत तगड़ा बिज़नेस हाउस है, बहुत बड़ा बिज़नेस हाउस है, हुँ, राइट? वहाँ पर उसने उसके ही कॉम्पिटिटर के हुँ, उनके साथ मिलके हुँ, एस्कॉर्ट वाली लड़की थी, हुँ, जो अपना एस्कॉर्ट रैकेट लंदन में चला रही है। हुँ, लंदन का केस है, अच्छा, इंडिया का नहीं है, ये हुँ, यूके का केस था। हुँ, तो उस केस के अंदर बेसिकली हुँ, वो शादी हो जाती है, गायब हो जाती है 4-4 5-5 दिन के लिए। हुँ, जब वो गायब हो जाती है तो पता चलता है कि हुँ, बॉस ये क्या है? वो हुँ, बंदा हमारे पास आता है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो एक रैकेट चला रही है। हुँ, इसके तो नीचे प्रोस्टिट्यूट्स काम कर रही हैं। हुँ, एस्कॉर्ट्स पूरी इसके नीचे काम करती हैं और ये अपने कपड़े चेंज करती है यहाँ जाकर, हुँ, सेंटर से निकलती है, एक जगह पे जाती है, हुँ, ठीक है? जो आपका ग्रेटर लंदन की तरफ होता है, वहाँ पर जाती है, वहाँ पर उसने अपने आप को चेंज किया, सब कुछ किया, हुँ, अपनी पर्सन वो निकलती है, बिल्कुल एक अटायर ही डिफरेंट पहनती है, हुँ, जाती है जिस जगह पर, वहाँ हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यार ये क्या चीज़ है? हुँ, ये तो इसके नाम की चीज़ है, ये तो यहाँ पर रेंटल पे है, सब कुछ है यहाँ पर, वहाँ पर आते-जाते। ये एक बंदों जो एशियन बंद जैसे है, जैसे पाकिस्तान के हैं, जैसे दुबई के हैं, हुँ, ये बांग्लादेश, उन लोगों को ही अटेंड करती है। अच्छा, ये और किसी को नहीं अटेंड करती, हुँ, बाकी सब लड़कियाँ सबको अटेंड करती है। जब हम उनकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि यार इसी का एक कॉम्पिटिटर जो हुँ, दुबई में बैठा हुआ है, हुँ, जो इसी को बर्बाद करना चाहता है, तो हुँ, इसने अपना ही अंडर कवर इसको ही सेट किया कि तू हुँ, इससे शादी कर ले हुँ, हुँ, अच्छा, और अपना एक उसका एक सिस्टम इतना बढ़िया बना दिया उसने, हुँ, राइट? सारी फेक सिस्टम के साथ उसने मैरिज करा दी।
उस बंदे ने, सारा पैसा उसका लगा, मैरिज होगी, सब कुछ हो गया। अब इसने ब्लैकमेल भी करना है, फाइनेंशियल भी उसको डेंच पुराना है, सारी चीजें उसकी क्रैक करनी है, सब कुछ करना है, और सारी इन्फॉर्मेशन इसने उसकी देनी है बिजनेस की, तो उसका अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो उसने एक अंडरकवर बना के एक लड़की को भेज दिया। ऐसे ऐसे केसेस होते हैं, आदमी हिल जाता है 2 मिनट के लिए, सोचता है कि यार चल यार आज राज कपूर के गाने सुनो यार थोड़ी देर, तो सच है क्या दुनिया वालों, पर्सनली ये सब है। पर्सनली जब आपको बहुत ही शॉकिंग केस मिलता है या डिस्कवरी होती है तो आप मेंटली परेशान होते हैं? थोड़ा बहुत 5-10 मिनट के लिए बस, उसके बाद में हम्म। लाला हम तो फिर दोबारा उसी लाइन में लग क्या जाते हैं। कभी घर पे जाकर अपनी पार्टनर के साथ आप डिस्कस करते हैं कि यार ऐसा मुझे सुनने को मिला, ऐसा पता मेरी पार्टनर भी डिटेक्टिव है। अच्छा, वो तो एएमएक्स क्या की वो जो है, आके एएमएक्स डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड की, वो भी डायरेक्टर है। तो क्या वो आके कभी कोई ऐसा केस आपको बताती हैं, अपना नहीं, पर्सनल नहीं, शेयर करते हैं? नहीं, आप शेयरिंग जरूरत के नहीं, लिए कहाँ जाते हैं? कहीं भी नहीं। नहीं जाते? शेयरिंग किस लिए करना? लोग कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? शेयरिंग इज केयरिंग इज अ वेरी गुड वर्ड, बहुत अच्छा मुहावरा लगता है, हर फील्ड के लिए अलग अलग है। हर किसी केस को शेयर नहीं कर सकते आप। हम एक अपना ड्राइवर नहीं रख सकते ऑनेस्टली, बिलीव मी। क्यों? क्यों? हमारी बातें क्यों सुने हमारा ड्राइवर कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं? तो आप खुद ही क्लाइंट की ड्राइव करते हैं? सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर सकते तो आप कैसे? आज आप बैठे हो इस ऑफिस के अंदर, ये जो लड़की है 18 साल से मेरे साथ है, अच्छा। जिस दिन मैं ऑफिस आता हूँ ये लड़की को बुलाता हूँ, अदरवाइज ये लड़की ऑफिस नहीं आती, अच्छा। राइट? सो ऑनेस्टली, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई स्टाफ नजर नहीं आएगा, नहीं है बिल्कुल भी। कोई स्टाफ नहीं। वर्क फ्रॉम होम है, ये अपने ऑफिस में बैठो, यहाँ आने की क्या जरूरत है हमारे पास? हम किससे क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं, और क्या उसका प्रचलन होगा? जिसको आप ट्रस्ट करते हो बहुत ज्यादा, उसी के साथ आप बैठ सकते हो। हमने एक मुहावरा सुना है, दीवारों के भी कान होते हैं। बिल्कुल होते हैं, होते हैं सच में? बिल्कुल होते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करिए कैसे होते आप अगर इतने कैजुअल हो जाओगे तो दीवारों के बिल्कुल कान होंगे और वो आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे तक डाल देगा। चेक ऑन चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। अगर हमसे कोई मिलने आता है, बड़ी दफा बहुत दफा होता है, राइट? एक दफा नहीं होता, बहुत दफा होता है। उनके पीछे उनकी वाइफ्स ने लगाया होता है। अच्छा। और वो अपनी वाइफ्स की इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए हमारे पास आते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि आपके पीछे तो एक डिटेक्टिव लगा हुआ है। अच्छा। मैं कहा भाई साहब, आपकी लड़ाई कब से चल रही है अपनी वाइफ से? कहते इतने टाइम से चल रही है। मैं कहा ये बंदा जो है आपके पीछे लगा हुआ है। कहते ये आपको कैसे पता? मैं कहा ये बंदा 4 दफा हमारे ऑफिस के इधर आ चुका है और हमारे ऑफिस की बाहर से फोटो भी लेके चला गया है। कभी कोई ऐसा केस सामने आया तो है? दीवारों के कान होते हैं। अच्छा। 100% दीवारों के कान होते हैं, लेकिन अलर्ट होना सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कभी कोई ऐसा केस आया है आपके सामने कि हस्बैंड भी वो जासूसी करवा रहा है और वाइफ भी जासूसी करा रही है, एक ही जासूस से? एक ही जासूस से तो एथिकली राइट ही नहीं नहीं, बाद में पता चला कि इसकी तो हमारे पास आई हुई है। ना, ये तो नहीं। एथिकली तो राइट ही नहीं। एक जासूस कैसे करा सकता है? उसको तो पता होगा ना कि एक टाइम पे नहीं हो सकता, अलग अलग टाइम पे हो सकता है। कि पहले वाइफ आई, हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन कराई, जब आप हस्बैंड की इन्वेस्टिगेशन की, आप हस्बैंड आता है वाइफ की इन्वेस्टिगेशन, तो आप कहते हो अरे यार इसकी तो खुद की इन्वेस्टिगेशन हमने की हुई है। तो हाँ, पर फिर हमारा वो काउंसलिंग वाला मोड स्टार्ट हो जाता है। फिर उससे हम बात करते हैं कि तुम्हें क्यों इश्यू आ रहा है, कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारी वाइफ कहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसे नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी इन्वॉल्व, क्योंकि वाइफ ऑलरेडी इसके ऊपर करा चुकी है। तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको एक बार समझाना चाहिए उसको कि कैसे होगा, क्या होगा, और आपको भेज देना चाहिए उनको वापस। और एक टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए इकट्ठा। वो तो एथिकली ठीक नहीं है, अनएथिकल है। सर, इलिसिट रिलेशनशिप्स, अवैध संबंध, क्या आज हमारे समाज की सच्चाई है या ये हमेशा से रहा है? हमेशा से रहा है। और क्या अभी ट्रेंड बढ़ा है? अभी बढ़ा पिछले है, कुछ साल से थोड़ा सा बिल्कुल बढ़ा है। आपके 40 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बताइए कि अभी क्या ट्रेंड है, पहले क्या होता था, कितना बढ़ा है, कितना घटा है, और किस किस तरह के चीटिंग समाज में है आज देखो, के टाइम? पहले जो था वो सोशल मीडिया नहीं था बिल्कुल भी, राइट? इतने ज्यादा मोबाइल एक्टिव नहीं थे। फिल्म मैगजीन्स होती थी, फिल्म फेयर होती थी, स्टारडस्ट होती थी, एक फिल्म मैगजीन्स होती थी। उसमें अवैध संबंध आया जाते थे, इस एक्टर के इसके साथ है, इस एक्टर के इसके साथ है, राइट? तो वो बॉलीवुड से स्टार्ट होता था। बॉलीवुड एक क्रीम मानी जाती थी, एक कंसर्न माना जाता था कि टॉप
कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन ने अगर सिगरेट ऐसे पी ली तो हर लंबा लड़का या हर छोटा लड़का वो सिगरेट पिएगा ही पिएगा, ऐसे ही चलेगा। अगर उसने इस तरह के कपड़े पहन लिए, राजेश खन्ना ने ये कह दिया या उसके मुंह से ओ मेरी जान तो ऐसे जा रही है, तो वो भी ऐसे बोलेगा, समथिंग लाइक दिस। तो एक ट्रेंड चलता था पहले, जब हमारे टाइम पे हमें याद है एक ट्रेंड चलता था। अवैध संबंध तो अगर आप देखोगे तो शुरू से थे, वो आज के नहीं थे, राइट। अगर आप बॉलीवुड में जाओगे, आप हॉलीवुड में जाओगे, आप टॉलीवुड में जाओगे, आप कहीं भी चले जाओ, आपको अवैध संबंध नजर आ जाएंगे। ठीक है, टॉलीवुड तो खैर अभी आया, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलीवुड, बॉलीवुड और वो आपका जो साउथ का हो गया एंड एवरीथिंग, राइट। बट लॉजिकली क्या चीज है आजकल, तो सोशल मीडिया, आपकी प्रेजेंस, आपको इतनी चीजें मिलती हैं सामने, राइट। किसने कितना बिहेव किया, कैसे बातचीत कर रहा है कोई आदमी या कोई लड़की, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, अकेली रहती है, माँ बाप से कितनी दूर रहती है, उसका कोई और पहले कोई संबंध था नहीं। लॉट ऑफ दिस थिंग नाउ इट इज ओपन सीक्रेट। व्हेन इट इज ओपन सीक्रेट तो अवैध संबंध तो स्टार्ट होंगे ही होंगे, 100% हो जाते हैं इस चक्कर में। तो उस चीज को पकड़ने के लिए तो डिटेक्टिव को लगाया जाता है। आप लोगों का काम टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया आने के बाद आसान हुआ है कि टफ हुआ? देखो, सोशल मीडिया के आने से बाद तो क्लाइंट बढ़ेंगे ना हमारे पास। अच्छा। विक्टिम्स ज्यादा बढ़े हैं। विक्टिम्स ज्यादा बढ़ते हैं। नहीं, आपका वैसे पर्सनल, क्योंकि अगर पहले प्री सोशल मीडिया की बात करें तो आप 1 to 1 आप इंटरव्यू करना पड़ेगा, स्पॉट पे जाना पड़ेगा, 4 लोगों से पूछना पड़ेगा उस इंसान के बारे में जिसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया हिस्ट्री, गूगल हिस्ट्री, उससे बहुत सारे ट्रेंड पता चल लोग जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों को बेवकूफ मत समझो। अच्छा। सब ब्लॉक करके चलते हैं, अपनी हिस्ट्रीज भी ब्लॉक करके चलते हैं, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के भी ब्लॉक करके चलते हैं, प्रीवियसी भी काफी लगाते हैं। आप ऐसे नहीं है, पैटर्न को एनालाइज किया जाता है। जब तक आप पहले भी पैटर्न एनालाइज करते थे और आज भी पैटर्न एनालाइज करते हैं, लेकिन अपनी लीगल बाउंड्रीज के अंदर। अगर आप सोशल मीडिया को चेक करते हैं अपनी लीगल बाउंड्रीज के अंदर, राइट, क्या पैटर्न को एनालाइज कर रहे हैं अपनी मीडिया के, अपने बाउंड्रीज के अंदर, राइट। लेकिन जो एक्चुअल कामयाबी है वो प्रूफ निकालने का ही है, और प्रूफ निकालने का काम किसी को फॉलो करके निकल सकता है, ऐसे नहीं निकल सकता। एक चीटर, एक खराब इंसान के 4-5 क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आप देखते पहचान लेते हैं, या आधा घंटा बात करने के बाद पहचान लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है? जो आदमी अपनी स्टेटमेंट को वैलिडेट कराना चाहता है वो सबसे बड़ा झूठा होता है। जैसे कोई कहता है कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए? इन्वेस्टिगेशन में तो आपको या सच मिलेगा या रॉन्ग होगी चीज तो गलत मिलेगा। आपको तो सच्चाई मिलेगी ना सिर्फ, और तो कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको सेटिस्फाई करे, वो आपको सेटिस्फाई ना करे। अगर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं और आप उसकी इन्वॉल्वमेंट चाहते हो और हम काम करते हैं, हम आपके लिए कुछ चीज फैब्रिकेट थोड़ी करेंगे। हम तो सच जो चीज होगी वही आपको बताएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं इसको प्रूफ किया जाए। ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, पूरी साहब आप स्टिंग कर दो मेरी वाइफ के ऊपर। मैं क्या, वो क्या होता है? मैं भाई साहब वो भी बता दो, आपकी भाषा में क्या होता है, हमारी भाषा में तो हमें पता है स्टिंग क्या होता है। आप स्टिंग को क्या बोलते हो? कहते नहीं जी आप अपना लड़का जो है मेरी वाइफ के साथ इन्वॉल्व कर दो। मैं क्या फिर क्या होगा? कहते एटलीस्ट मुझे उससे ना छुटकारा मिल जाएगा। पहले आप काम कर लो, मुझे पता है वो इतनी जल्दी हाथ में नहीं आएगी। आप 5-6 महीने काम कर लो इसके ऊपर, उसके बाद स्टिंग करो। मैं क्या जब उसमें नहीं आएगी, नहीं उसके ना ये है, ये उसके अकाउंट्स हैं, ये उसका सिस्टम है, किसी तरह से यहाँ पर इन्वॉल्व करो, यहाँ पर ये चीज करो, यहाँ से मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ये बंदा मेरी बंदी जो है जानकार है, ये 3 बंदी मेरी जानकार है जो लगी हुई है उसके साथ, उसके इन्वॉल्व हो जाओ, उसके साथ उनकी फ्रेंडशिप कर लो, उस फ्रेंडशिप के साथ फिर इसके सारे सिस्टम इंस्टॉल करो। मतलब कि लोग अपने ज्ञान बांटते हैं, तो वहां आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये केस करने लायक है कि नहीं करने लायक। आज हम लोग टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, गैजेट्स के ज़माने में रह रहे हैं। कोई 4-5 चीज़ें, 4-5 एडवाइस आप आम लोगों को दे पाएँ कि अपने सोशल मीडिया डिवाइसेस यूज़ करते हो, कम से कम ये प्राइवेसी वाली चीज़ें आपको, जिससे कि आप ब्लैकमेल होने से बच सकें, आप मिसयूज़ होने से बच सकें, इस तरह की चीज़? हिस्ट्री को सबसे पहले ब्लॉक करो। इनकॉग मोड को हमेशा ऑन करो। इनकॉग्निटो में चलाएं, हमेशा चलाओ। अगर आपने कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी देखना है, किसी चीज पे भी सर्वे करना है, आपने कोई चीज भी चेक करनी है,
और वो हिस्ट्री में आनी नहीं चाहिए आप। अगर वो आपकी हिस्ट्री में आती है, ठीक है कि नहीं, तो प्रॉब्लम है। आपकी मोबाइल के साथ कितने डिवाइस लिंक्ड हैं, ये जरूर चेक करो अपनी सेटिंग पे डेली। मॉर्निंग में उठ के चेक करो, कहीं आप सो रहे हो, पता चला कि आपका व्हाट्सएप जो है आपकी वाइफ अपने कंप्यूटर पे चला रही है, अच्छा, राइट, तो वो आपकी हिस्ट्री में आ जाएगा। अगर आप अपना मोबाइल की सेटिंग्स में जाओगे तो सेटिंग्स में सबसे ऊपर देखोगे, उसे आप क्लिक करोगे तो लिंक डिवाइस आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे जाओगे तो व्हाट्सएप के अंदर लिंक डिवाइस आते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। प्रिकॉशंस, जैसे हमने पहले भी बात की, इज बेटर देन क्योर। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, आपका सारी चीज ओपन पड़ी है। मेरा मोबाइल मेरे बच्चे भी चेक करते हैं, अगर पासकोड है तो सबको पता है कि मेरा ये पासकोड है, ठीक है कि नहीं। इट्स नॉट एन इशू। व्हेन यू ट्रस्ट समबडी देयर इज नो प्रॉब्लम। व्हेन यू सी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन योरसेल्फ, देन यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशंस। बट आम जनता को प्रिकॉशन लेने की क्या जरूरत है? इसका मतलब वो खुद ही रॉन्ग है। जो आदमी खुद रॉन्ग है उनको प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जो आदमी खुद सही है उसे तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। कोई आम आदमी थोड़ी आपका कोई मोबाइल ले रहा है। अगर आप अपने लोकेशंस को ऑन रखते हो तो कहां प्रॉब्लम है? ना आप अगर शादीशुदा हो तो वाइफ को प्रॉब्लम है, अनमैरिड हो तो माँ बाप को प्रॉब्लम है। अब जहां आप अपनी लोकेशन को ऑफ रखते हो वहां तो प्रॉब्लम है ना। जो आपका कंसर्न रखता है उसको तो इशू आएगा ना कि भाई कहां पर है मेरा हस्बैंड, कहां पर है मेरा बच्चा। आज एक बच्चा 18 साल का है, उसको मोबाइल दे दिया माँ बाप ने, उसको बाइक लाके दे दी, मोबाइल दे दी, उसे कार लाके दे दी सपोज। अगर वो चला जाता है और उसकी लोकेशन ही नहीं है तो माँ बाप को चिंता नहीं होगी? वो आए नहीं रात के 12-1 बजे तक, 2 बजे तक। वो अपने उनको दोस्तों को फोन करेंगे तो कहीं इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। यू सी, दैट्स व्हाई आई टेल दैट उन लोगों के लिए है। वो भी मैंने बता दिया कि क्या चीज ऑफ कर दो, जो अगर तुम क्रिमिनल हो तो। अगर आप क्रिमिनल नहीं हो तो आप अपने आप को ओपन रखो, देयर इज नो प्रॉब्लम एनीवेयर। एक प्राइवेट डिटेक्टिव के काम करने के तरीके में और एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर के काम करने के तरीके में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क होता है? एक पुलिस का नहीं, एक सरकारी महकमे की बात करता हूँ मैं सीबीआई, आईबी, रॉ, मैं उनकी बात करता हूँ। अच्छा, वो क्योंकि वो भी जासूस है, हम भी जासूस है। हम एक प्राइवेट जासूस है, वो एक गवर्नमेंट जासूस है, ठीक है कि नहीं। उनको एक सपोर्ट सिस्टम सारा उनके साथ होता है। उनके पास एक सारा सपोर्ट सिस्टम होता है अंडर कवर लगाने का। जैसे आपने पिक्चर भी देखी होगी, धुरंधर 1, धुरंधर 2, कोई भी देखी होगी, अंडर कवर है। वो अंडर कवर है तो वहां सपोर्ट है कि वहां पर कौन बैठा हुआ है उस देश के अंदर, किस बंदे से मिलना है, क्या चीज करनी है, क्या चीज है। एक प्राइवेट जासूस जो है उसे लीगल बाउंड्रीज को देखना पड़ता है सबसे पहले कि यार प्रिवेसी एक्ट है, इसमें ये चीज गलत नहीं होनी चाहिए। डीपीडीपी एक्ट है, ठीक है, डिजिटल प्रिवेसी है, डाटा प्रोटेक्शन है। वो वाला जो एक्ट आया है 2023 में, 11 अगस्त को आया था। 11 अगस्त 2023 को वो एक्ट डाला था। 1 साल के लिए उसको बोला था कि इस चीज को हम रिव्यू करेंगे, और 2 साल तक उसको रिव्यू किया और 14 नवंबर 2025 को लागू हो गया, जिसमें 250 करोड़ तक की पेनल्टी है। अच्छा, 250 करोड़ तक की पेनल्टी है। उसमें आप किसी के डिजिटल रिकॉर्ड चेक ही नहीं कर सकते, हस्बैंड वाइफ नहीं कर सकते विदाउट द अदर पर्सन कंसर्न। लड़कियों को दिक्कत होती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा ये चीज चेक कर ली, या मेरे हस्बैंड को दिक्कत होती है मेरी वाइफ ने ये चीज चेक कर ली। आप कोर्ट में बोलो ना, किससे परमिशन आई ये चीज, ये कहां से आ गई इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कहां से आई। तो एक्चुअली क्या चीज है कि गवर्नमेंट के वर्किंग में और हमारी वर्किंग में बहुत फर्क है। हमें लीगल बाउंड्रीज का ख्याल रखना पड़ता है, हमें एक्ट के ख्याल रखने पड़ते हैं, हमें सारी चीज की समझ होनी चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो है वो गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है उनके कामों में। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ प्राइवेट जासूस, सिर्फ वो मैट्रिमोनियल के सॉल्व ही कर रहा है, वो कॉर्पोरेट ही काम कर रहा है, वो डीबगिंग ही कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दिस। वो गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है, लेकिन वो उतने काम करता है जितने उसको दिए जाते हैं, क्योंकि उसके एक लिमिटेशंस हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, राइट। और वो गवर्नमेंट वाला जो भी डिटेक्टिव है वो तो गवर्नमेंट से सारी पावर्स है उसके पास,
वो किसी का भी मोबाइल रिकॉर्ड निकाल सकता है, किसी की भी लोकेशन चेक कर सकता है। हमारे पास तो ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो जब इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि पूरे डिटेक्टिव्स को रेगुलेट करता हो, उसकी आप डिमांड भी कर रहे हैं, बहुत एक बार प्रेजेंट भी हुआ था, पास नहीं हुआ। आपको लगता है कि इससे आपकी बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं और बिल्कुल, अक्सर जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं वो बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए दिखते हैं? 100% बाउंड्री सेट होनी चाहिए, हुँ, 100% बाउंड्री सेट होनी चाहिए। हुँ, और डिटेक्टिव वही काम, ऐसा नहीं है किसी ने मेरे साथ 2 साल काम किया, वो अपनी डिटेक्टिव कंपनी खोल के बैठ गया। हुँ, किसी ने गूगल में एडवर्टाइजमेंट की, एक 50 2 हज़ार 500 हज़ार रुपए की, उसकी साइट चलनी स्टार्ट हो गई। हुँ, एक उसने 500-700 हज़ार 2000 की साइट बनाई, उसने कर दिया। हुँ, यू सी, आप हम लोगों को समझाते हैं, आप देखो तो सही ये साइट कितनी पुरानी है, हुँ, डिटेक्टिव क्या कितना पुराना है, किस-किस के साथ ये एसोसिएट है, हुँ, राइट? हुँ, हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई हमें लीगलाइज करो। हुँ, हम इलीगल तो काम नहीं कर रहे, हम जीएसटी पे कर रहे हैं, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, अब हमें लीगल करो और हमें हमारी बाउंड्रीज बताओ हुँ, रिटर्न के अंदर हुँ, कि दीज आर द बाउंड्रीज, यू कैन वर्क ऑन इट, आफ्टर दैट यू कांट वर्क ऑन दैट। हुँ, हमें कोई मिसिंग पर्सन को सॉल्व करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की 100% हेल्प लेनी पड़ती है, हुँ, तब जाके सॉल्व होता है हुँ, केस। हुँ, हम अकेले नहीं कर सकते। हुँ, तो क्यों नहीं वो लीगल बाउंड्रीज में आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट आपसे हेल्प लेता है, तो वो लीगली एस्टेब्लिश होना चाहिए। हुँ, मिसिंग पर्सन को पुलिस, कितनी पुलिस है, एक आदमी क्यों, एक कितने लाख के ऊपर एक आदमी पुलिस वाला है, आपको मालूम होगा। हुँ, वेरी रेयर, वेरी रेयर, वेरी रेयर। हुँ, मतलब कि 1.5 लाख लगा लो, 2 लाख लगा लो, एक पुलिस वाला, कितने कितने करोड़ की जनता है हमारी, हुँ, कितने पुलिस वाले काम कर रहे हैं। हुँ, हमारे पास अगर हम मिल के काम करते हैं, हुँ, तो वो हमारे, अगर गवर्नमेंट हमें लीगलाइज करती है, हुँ, डिपार्टमेंट में हमारा बंदा कहीं पर खड़ा हुआ है, तो हुँ, पुलिस वालों को भी अपना कार्ड दिखाता है कि यार आई एम फ्रॉम दिस डिटेक्टिव कंपनी, तो दे विल से इट्स ओके फाइन, हुँ, दे शुड नॉट आस्क व्हाई यू आर स्टैंडिंग देयर। हुँ, तो लॉजिकली क्या चीज है कि इट शुड बी, आज भी हम करते हैं उनकी और हम उनसे मदद लेते हैं, हुँ, कोई ऐसा नहीं है। हुँ, मर्डर केसेस होते हैं, हुँ, मर्डर केसेस में क्या होता है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि डिटेक्टिव, सबसे बढ़िया डिटेक्टिव वही होता है हुँ, जो क्राइम की आवाज तो सुनता नहीं, क्राइम कहाँ हुआ, हुँ, लेकिन वो अच्छा डिटेक्टिव वही होता है जो वहां पर जाके चुपचाप हुँ, उस आवाज को सुन लेता है हुँ, कि क्राइम कैसे हुआ था, ये कहाँ पर क्या चीज पलटी हुई है, यहाँ पर कोई पोर्शन तो नहीं है, हुँ, कोई भी चीज हटी तो वो कब हटी थी, उसकी कोई लाइनिंग थी कि नहीं थी, उसके नीचे तो कुछ नहीं पड़ा, कोई ऐसा गमला वमला टूटा तो नहीं, कोई फोटो पे तो कोई निशान नहीं है। बहुत सारी बारीकी की चीजें होती है जो एक हुँ, डिटेक्टिव देखता है वहां पर जाके। हुँ, तो वो चीज क्यों नहीं, पुलिस वाले हमारी हेल्प लेते हैं, तो क्यों नहीं एक सारा काम लीगली होना चाहिए। हुँ, मैं तो ये बोलता हूँ, हुँ, हर डिपार्टमेंट हमारे पास नॉक करता है, हमारी हेल्प लेता है। हुँ। जब तो हमारी हेल्प हर्डल लेता कहाँ है है? तो वो लीगल क्यों नहीं होता। तो हर्डल कहाँ है? गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है? गवर्नमेंट क्यों नहीं रेगुलराइज़ करते? एक एस्टिमेट बताता है कि 10 से 12 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में प्राइवेट डिटेक्टिव्स की, और आप कह रहे हैं जीएसटी भी पे करते हैं। तो फिर जब सर इतनी ऐसा बड़ी है, इंडस्ट्री है। पीछे एक रिसर्च हुई थी कुछ महीने पहले, पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसर्च हुई थी, यूरोप की रिसर्च थी, उसमें एएमएक्स डिटेक्टिव का थर्ड नेम था, थर्ड या फोर्थ नेम था, आई थिंक थर्ड नेम अच्छा, था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा। वी आर वर्किंग, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जितने ये डिटेक्टिव बन जाते हैं छोटे छोटे, हुँ, ये सारे इलीगल काम करने स्टार्ट कर देते हैं, हुँ, अनएथिकल काम करने स्टार्ट हुँ, कर देते हैं। हुँ, और कोई ना कोई काम जो है, वो हुँ, उनको ये डर लगता है कि इनको लीगलाइज कर दिया, कहीं ये भी आदमी लीगल ना हो जाए, हुँ, ये भी आदमी कहीं ये काम ना करना स्टार्ट कर दे। हुँ, मैं कहता हूँ नहीं, हुँ, ऐसा नहीं होता। हुँ, आप एक पैटर्न सेट करो, आप हुँ, एक चीज़ों को बनाओ, आप हुँ, एक सिस्टम बताओ कि ये हेल्प आप यहाँ से ले सकते हो, हुँ, या आप कर ही नहीं सकते इस चीज़ को, किया तो आपका लाइसेंस कैंसिल। हुँ, जब एक बारी लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, हुँ, तो वो ज़िंदगी में वो काम तो नहीं कर पाएगा ना फिर। हुँ, अब तो लाइसेंस है ही नहीं ना, हुँ। तो एक क्वालिफ़िकेशन क्या है एक डिटेक्टिव बनने की इंडिया में? वो क्या ये है, क्वालिफ़िकेशन? एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्किल अच्छी होनी चाहिए, हुँ, डिपार्टमेंट में आपकी उठा-बैठी अच्छी होनी चाहिए, हुँ, एनालिटिकल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स। डिटेक्टिव तो वो अच्छा बन जाता है, हुँ, लेकिन उसको कोई भी अनएथिकल काम नहीं करना, हुँ, ये उसको प्रण लेना पड़ता है। हुँ, उसे कोई भी ऐसा काम, उसे लीगल बाउंड्री सारी पता होनी चाहिए, हुँ, एक्ट उसे पूरे पता होने चाहिए, हुँ, कौन-सी फ़ोटोग्राफ देनी है, कौन-सी फ़ोटोग्राफ नहीं देनी, किस बंदे से लेटर ऑफ अथॉरिटी लेनी है, किस बंदे से हर किसी बंदे से लेटर ऑफ अथॉरिटी भी नहीं आप ले सकते ना, हुँ, हुँ, कि आपने बोला मैंने तो लेटर ऑफ अथॉरिटी ले ली, मैं तो ये काम कर दूँगा। कैसे? हुँ, कैसे कर दोगे आप हुँ, ऐसा काम? हुँ, जो लेटर ऑफ अथॉरिटी आप उसी बंदे से लोगे ना जो उसका कंसर्न है, हुँ, उसके साथ लिंक है। हुँ,
हस्बैंड वाइफ की दे सकता है, वाइफ हस्बैंड की दे सकती है, हम्म, राइट। ये थोड़ी है कि हस्बैंड का फ्रेंड वाइफ की इन्वेस्टिगेशन, अपने दोस्त की बीबी की इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, हम्म, राइट, तो आप कर दोगे। हम्म, तो इट इज कॉल्ड कि यू हैव टू बीन एक्ट शार्पली, हम्म, स्मार्टली, यू हैव टू बीन एक्ट। हम्म, अगर आप स्मार्टली एक्ट करोगे तभी सक्सेस मिलेगी, हम्म, दैट इज अ थिंग। ओके। हम लोग फिल्मों में देखते आए हैं, ओटीटी सीरीज में भी डिटेक्टिव सीरीज बहुत चलती हैं। अभी एक फिल्म आई थी फैमिली मैन, आपने सीरीज थी, ओटीटी सीरीज। और इसके साथ ही अभी एक फिल्म आई धुरंधर। और धुरंधर में जिस तरीके से वो इंडिया का एजेंट वहाँ पे काम करता है, वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। आपको फिल्म कैसी लगी, और आपको उसके काम करने में कोई लूप होल दिखे कि यार ये लॉजिकली अनफिट है, ये लॉजिकली सही नहीं है? देखो ऐसा होता है, मैं लॉजिकली अनफिट और लॉजिकली सही है कि अभी आपके पॉडकास्ट पे ये भी बात करूंगा कभी हम्म, भी, हम्म, राइट, दैट इज अ थिंग। हम्म, यू हैव टू अप्रिशिएट, हम्म, यू हैव टू अप्रिशिएट द पर्सन अच्छा। हु हैज गॉन देयर। हम्म, ऐसा एक बंदा नहीं है हमारे देशों में, हमारे 140 करोड़ की जनता में बहुत लोग हैं। हम्म, ये तो आपने एक एक बंदे को पकड़ा ना, हम्म, एक बंदे के ऊपर पिक्चर बनाई है ना, हम्म, ठीक है कि नहीं। ऐसे ऐसे बंदे हम्म, जो वहां पर उनकी आर्मी में काम करे, हम्म, वहां पर ही मुस्लिम से शादी की, हम्म, वहीं पर ही बच्चे पैदा किए, हम्म, एंड में पकड़े गए। हम्म, गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता कि वो बंदे जिंदा हैं या मर गए। हम्म, गवर्नमेंट को नहीं पता कि वो बंदा मर गया या जिंदा है। हम्म, गवर्नमेंट को जब पता चला, इतने साल हो गए, तब हम्म, जाके पता चला कि ये बंदे को तो इतने साल काल कोठरी में फांसी उस पर रखा गया, उसके बाद इस बंदे को मार दिया गया। हम्म, किसी मेरे को तो उन लोगों को सलूट मारना चाहिए हम्म, कि ऐसे लोग कैसे अच्छा काम करते हैं, कितना बढ़िया काम करते हैं, हमारे देश के लिए काम करते हैं, हम्म, ठीक है कि नहीं। मेरे को उनमें कमियां नहीं निकालनी है, हम्म, मैं कमियां नहीं देखता, मैं उनकी अच्छाइयां देखता हूँ हम्म, कि यार कितना बढ़िया काम किया इस बंदे ने, हम्म, कितना अच्छा काम किया, इसने किस तरह से आर्ट सीखा, हम्म, इसने ये भी चीज में अपनी कुशलता हासिल की, इसने ये भी चीज में इसने काम किया। पिक्चर पिक्चर होती है, हम्म, पिक्चर लोगों को पसंद होती है, बड़ी हिट हो जाती है, वो हम्म, कितने हजार करोड़ रुपए बना लेती है। हम्म, हमारा काम अवार्ड जीतना नहीं है, हमारा काम रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड दो शब्द होते हैं, हम्म, राइट, जो क्लाइंट हमारे लिए बोलता है। हम्म, हम बहुत अलग है उनसे, और मैं सही बताता हूँ आपको, हम्म, बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनको, हम्म, क्योंकि उनके पास एक पूरी मशीनरी है, हम्म, गवर्नमेंट मशीनरी उनके साथ है। तब भी गवर्नमेंट मशीनरी कभी कभी फेल हो जाती है, तो पता नहीं चलता ऐसे लोगों का, लेकिन अपना रिस्क तो दे देते हैं ना, हम्म, अपनी लाइफ तो दे देते हैं वो, हम्म, अपना सारा। एक ऐसे ऐसे जो इतने बड़े मठ, हम्म, इतने बड़े साधु, इतने बड़े उसके लड़के हैं, वो जाके पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो हम्म, जाके उस देश मुल्क में काम कर रहे हैं, हम्म, और वहां जाके उन्होंने क्या क्या काम किया, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। नहीं सोच। क्योंकि ये तो आपको स्टोरीज पता ही नहीं है कुछ भी। कई हाँ, स्टोरीज हैं जो एग्जैक्टली। आपके सामने आ गई तो आपको पता चल गया, हम्म, कई स्टोरीज ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल पता नहीं है। हम्म, जो लोग काम कर रहे हैं हमारे, हम्म, जो इतने बड़े हिंदू हैं, वो सारी पूरी एक एक चीज पढ़ते हैं, एक एक चीज बनते हैं, उस स्टाइल से पूरा बन के वहां पर काम करते हैं। हम्म, उनका रिश्ता लाइफ का तो स्टार्टिंग से ही हो जाता है ना, कहीं भी गोली चली मर के बोलो, हम्म। तो दैट इज बहुत जमीन आसमान, तो दे आर द कभी कभी मास्टर्स, वी शुड आपको इस सल्यूट तरह, देम। सर कभी आपको इस तरह का कोई रोल या इस तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन क्रॉस कंट्री जाके करने का ऑफर हुआ? हुआ, थोड़ा सा बताइए मुझे, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया मैंने। क्या था ऑफर? एक रोल था हम्म, जो मुझे वहां पर कुछ करना था, हम्म, काम करना था मुझे वहां पर हम्म, जाके, हम्म, लेकिन मुझे वहां पर पूरी रिसर्च करके देनी थी, हम्म, तो उसमें काफी टाइम लगता और हम्म, काफी समय हमारा पूरा लगता। हम्म, उसमें मैंने उन चीज के लिए मना कर दिया। अच्छा। तो आपने अपने ऊपर एक फिल्म बनने का जो एक अवसर था वो खो दिया कहीं ना कहीं? ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, मुझे कभी हिट नहीं होना, हम्म, मुझे कुछ नहीं होना। हम्म, लाइफ के अंदर क्या होता है, आप एक चीज को समझो, हम्म, गोली गोली तो कभी भी आपको लग जाएगी, हम्म, मार तो कोई भी आपको देगा, जिस दिन आपका मौत लिखी होगी आप मर जाओगे, हम्म, बात वो नहीं है। हम्म, बात ये बड़ी सिस्टमेटिकली होती है कि आप दूसरे को कहाँ सपोर्ट कर सकते हो, हम्म, और आपके अंदर क्या कैलिबर है। हम्म, जब तक आप अपनी कैलिबर को एस्टेब्लिश नहीं करोगे, हम्म, जब तक आप उसको रिकग्नाइज नहीं करोगे, जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, हम्म, आप उनको साफ बात करो, आप उनसे डिस्कस करो कि देखो ये मेरे कैलिबर में चीजें नहीं आती, हम्म, ये अगर मेरी चीजें कैलिबर में नहीं आती तो यहां पर मैं इस चीज को पाने के लिए मुझे 5-7 साल लगेंगे, हम्म,
और 5-7 साल का पीरियड तो है ही नहीं ना हमारे पास इस चीज को करने के लिए, तो आई एम नॉट फिट फॉर दिस जॉब। किसी आदमी को अपने अंदर नेगेटिव्स पता होते हैं। इंसान सबसे पहली चीज, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, जिस दिन इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देगा, कब? खुद से। जिस दिन इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देगा, उस दिन इंसान सक्सेसफुल कहलाना स्टार्ट कर देगा। किस किस तरह के झूठ बोलते हैं हम? खुद ही झूठ बोलते हैं ना आदमी। अब मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तूने होमवर्क कर लिया? हाँ जी मम्मा कर लिया मैंने होमवर्क। रोल एग्जाम का रिजल्ट आ गया? नहीं अभी नहीं आया। तो इसे झूठ तो तुम्हारा शुरू से स्टार्ट होता है। तूने ये काम किया था? नहीं सर मैं तो गई नहीं थी यहाँ पर। नहीं सर मैंने तो किया। ये किसकी फोटो है? तो सर सॉरी सर दिमाग से निकल गया होगा। सर हाँ सर ये चीज हुई थी। You see, there is something on the investigation to check on check is very important. इंसान झूठ बोलता है। जो इंसान झूठ बोलता है खुद से, अच्छा डॉक्टर के पास जाते हो, कल क्या खाया था? मैं तो ऐसा कल बाहर की से कोई चीज खाई थी? ना 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 मैं तो घर का खाया था। पता चला बाहर तो चिकन खा के आया था ये बंदा। होटल में बैठा हुआ था, रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, चिकन खा के आया था। अब इसको तो प्रॉब्लम हो गई पेट के अंदर। कोई सर नहीं 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 नहीं, डॉक्टर उसके कहता खोलना जरा, दांत में से निकाल के देता है, कह रहे ये क्या घर में बनाया था आपने? ये जो फंसा हुआ है एक टुकड़ा। तो इंसान खुद से सच बोलना स्टार्ट कर दे तो उसकी जीत स्टार्ट हो जाएगी। कितना मुश्किल है हमारा सच बोलना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लोग नहीं बोल पाते। पैसे को ना करना आना चाहिए और सच बोलना आना चाहिए। मैं दो चीजें बोलता हूँ। आप ऐसी दोनों चीजें ऐसी बता रही हैं जो इम्पॉसिबल है आम इंसान के। मैं करता हूँ ऑनेस्टी, मैं बिल्कुल करता हूँ। मैं पैसे को भी ना करता हूँ जहाँ नहीं हो सकता, और मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता कभी। मगर इस देश में आधी आबादी से ज्यादा लोग इस क्राइसिस में है कि किसी भी तरीके से पैसा आ जाए, बस पैसा आना चाहिए। वो गलत है, वो गलत है, वो गलत। मैं कहता हूँ गरीबी में पैदा होना क्राइम नहीं है, गरीबी में मरना सबसे बड़ा क्राइम है। गरीब होके मरना, गुर्बत में मरना सबसे बड़ा क्राइम है। गरीब में पैदा होना वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। आपके माँ बाप ने भीख मांग रहे थे, उन्होंने पैदा कर दिया आपको, राइट? तो आप तो कुछ नहीं कर सकते। आपके बहन भाई भी वैसे होंगे, आपके रिश्तेदार भी वैसे होंगे, लेकिन आप कैसे मरोगे ये तो आपके हाथ में है। वो तो आपके माँ बाप ने तय नहीं किया ना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने अपने आप को कितना एस्टेब्लिश करना है। अगर आप चोरी करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप झूठ बोलना स्टार्ट कर दोगे, आप किसी के साथ दगा करना स्टार्ट कर दोगे, तो नेचुरली है। सबसे पहले सच बोलना सीखो। सच ही लोग नहीं बोलते। मजेदार बात, मैं बड़ा हंसता हूँ। मैं किसी अपने एम्प्लॉय से बात करता हूँ तो वो मेरे आगे झूठ बोलता है तो मैं हंस पड़ता हूँ। अच्छा। उसे समझ में आ जाती है कि सर हंस पड़े तो इसका मतलब इन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया। अच्छा। तो सॉरी बोल के निकल जाता है कमरे से। अच्छा। कहता नहीं सॉरी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम तो किसी ने देखा ही नहीं। वाई टू से एडमिट इट ना, जो गलत हो गया एडमिट कर लो, क्या प्रॉब्लम है? दैट इज इट। सर आप जो अपना काम करते हैं तो कई केसेस को सोल्व करने में, इंफॉर्मेशन निकालने में एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता होगा, और कई बार वो जो आपने लीगल बाउंड्रीज की बात करी वो भी क्रॉस करनी पड़ती है। हम लोग अक्सर देखते हैं पुलिस वाले भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में और लीगल बाउंड्रीज जो होती हैं उससे पार जाके कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एक सीरीज आई रंगा बिल्ला, जो केस हुआ दिल्ली में 1978 में, उस पे बेस्ड है, राख सीरीज का नाम है। उसमें वो जो पुलिस वाला है वो एक्स्ट्रा माइल जाता है, उसको जाना पड़ता है, वो बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ती है, तभी वो इन्फॉर्मेशन ला पाता है। वो सस्पेंड होता है, फिर उसके बावजूद वो इन्वेस्टिगेशन करता है, यानी किसी न किसी तरीके से वो लीगल बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। अपने सीनियर से भी डांट खाता है, बोलता है कि तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगा, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में जब आप काम करते हैं तो वो कितना मुश्किल होता है लीगल बाउंड्रीज को क्रॉस ना करना, और कितना ज़रूरी होता है आपके लिए कि यार इतना तो मुझे करना पड़ेगा। सर मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात करी, अगर आप पैसे के लिए काम करोगे, दो तरह के इंसान होते हैं। एक रंगा बिल्ला वाला भी आपने जो बोला, पुलिस वाले की एग्जांपल, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। मैं उससे पहले एक और बात करता हूँ। मैं कहता हूँ जो पैसों के लिए काम करते हैं वो लीगल बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। तो आपको लीगल बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करनी, आपको पैसे के लिए काम ही नहीं करना। फर्स्ट क्लियर। सेकंड, आपको जस्टिस के लिए भागना है। सेकंड पॉइंट हो गया, आपको जस्टिस के लिए भागना है कि यहां पर अनजस्टिस हुआ, एक छोटे बच्चों को मार दिया,
एक छोटे बच्चों को ले जाके, क्योंकि तुम्हारा एक द्वेष था, तुम्हारी एक लड़ाई थी, तो तुमने उस बंदे के बच्चों को मार दिया। यही है ना? ठीक है कि नहीं? अब उसमें उसका इमोशनली कंटेंट कितना है उस बंदे के साथ, और उसकी इमोशनली कितनी इन्वॉल्वमेंट है, ये होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर नॉट अ इमोशनल। यू शुड वर्क लाइक अ प्रोफेशनल, यू शुड नॉट क्रॉस द लीगल लिमिट्स। अगर उस बंदे ने करी थी तो वो इमोशनल होके उसने आगे किया था। वो समाज में एक जस्टिस चाहता था, बताना चाहता था। उसने जो काम किए थे उसने गलत भी किया था, कुछ सही भी किया था, उसने लीगल बाउंड्रीज क्रॉस की थी। इंडिविजुअल पे बेस्ड होती है ये। लेकिन मैं कहता हूं कि व्हेन यू आर अ प्रोफेशनल, वॉक लाइक अ प्रोफेशनल, बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, थिंक लाइक अ प्रोफेशनल एंड एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल। डोंट थिंक दैट यू आर एन इमोशनल पर्सन, यू हैव टू बी अटैच्ड। वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा भाई है, नो। माय फादर हैज टोल्ड मी, एक स्टोरी सुनाई, क्योंकि मेरे फादर मेरे गुरु है इस प्रोफेशन के। उन्होंने मुझे काफी सिखाया इस लाइन के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। कहते बेटा ऐसा है कि ना, एक सुनहारा होता है जो गोल्ड बेचते हैं, उन्हें हम सुनहारा बोलते हैं। अच्छा, सुनार भी बोलते हैं। सुनहार सुनहार बोलते हैं, सुनहारा बोलते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, गोल्ड स्मिथ जिसे हम बोले इंग्लिश में, गोल्ड स्मिथ। तो वो बंदा बुढ़ा हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है। अच्छा। तो अपने बेटे को वो दुकान पे बैठाता है। उस बेटे का नाम होता है राम। अब बुढ़ा कहता है कि भाई ऐसा है, जो फादर होता है वो कहता है कि देख मैं बुजुर्ग हो गया, जब तक तू पूरा सीख नहीं लेगा, जब तक तू पूरा सीख नहीं लेगा तब तक मैं तेरी दुकान पे एक साइड पे बैठा रहूंगा। तू कस्टमर से डील कर रहा है, तू कर डील, लेकिन मैं एक साइड पे बैठा हुआ हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा तेरे को, मैं एक साइड पे बैठा हूँ। जहां तेरी कमी वमी होगी हम रात को बात कर लेंगे, हम रात को डाइनिंग टेबल पे डिस्कस कर लेंगे, बात कर लेंगे। कहते कि उस टाइम जब वो गोल्ड स्मिथ से बात होती है, अब उस गोल्ड स्मिथ का जो नाम होता है वो राम होता है, राइट? तो फादर एक माला ले लेते हैं अपने हाथ में। अच्छा। तो वो जपना स्टार्ट करता है, राम राम सबको एक नजर से देखना, राम राम सबको एक नजर से देखना, राम राम सबको एक नजर से देखना। वो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अब उस लड़के की बहन उससे गोल्ड लेने के लिए आती है, लड़के की बहन उससे गोल्ड लेने के लिए आती है। ठीक है कि नहीं? तो फादर बोलते हैं राम राम सबको एक नजर से देखना, क्योंकि लड़के का नाम राम होता है। भाई टांका लगाना है, गोल्ड तभी बेस्ट होगा जब तू उसमें टांका लगाएगा। तो इसे प्योर गोल्ड दे देगा, गोल्ड चलेगा नहीं। तो वो कहता है राम राम सब, कहता है हाँ प्रभु पापा मुझे मालूम है, राम सबको एक नजर में देखते हैं, आप चिंता मत करो, भगवान राम है तो सब कुछ है। तो ऑनेस्टली व्हाट आई एम सेइंग यू दैट प्रोफेशनल इज ऑलवेज अ प्रोफेशनल, ही शुड थिंक लाइक अ प्रोफेशनल, ही शुड नॉट बी इमोशनल, राइट? सो नेचुरली वो पुलिस वाला इमोशनल हो गया था। अभी उसकी कुछ टर्म्स होंगी, उसकी कोई बातें होंगी, बट इमोशनल सक्सेस नहीं है हमारे इस लाइन के अंदर। जब आप किसी काम को कर रहे हो, एक फांसी देने वाला जिसको एक जुर्म करता है, वो किसी को मार देता है, उससे फांसी हो जाती है। जो रस्सा खींचता है, फांसी देता है, उसको तो जो सजा नहीं होती ना, उसको तो इनाम मिलता है ना, उसको तो खाना पीना भी दिया जाता है, उसकी तो पूरी देखभाल भी की जाती है। तो आप एक प्रोफेशन से जुड़े हो, तो यू थिंक अबाउट द प्रोफेशन एंड यू शुड रिस्पेक्ट द प्रोफेशन, बिकॉज वो प्रोफेशन आपको रोजी रोटी देता है, राइट? यू शुड नॉट थिंक अदरवाइज, दैट आई मीन टू से। मगर जब कोई कानून नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन है, जैसे जर्नलिस्ट के लिए भी, जो जर्नलिज्म है इंडिया में, उसके लिए कोई कानून नहीं है। जो एक आम नागरिक के वह है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर ही वो सब कुछ करता है, और सेल्फ रेगुलेट करने की बात की जाती है। ऐसे ही आप लोगों पे भी यही कानून लागू होता है कि आपको सेल्फ रेगुलेट होना है। तो ऐसे में जो बहुत सारे लोग हैं जो डेविएट हो जाते हैं, कभी किसी नेता का फ़ोन टैप करने के जुर्म में अंदर चले जाते हैं, कभी किसी पे केस हो जाता है, कभी किसी ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो ऐसे लोगों, जब ऐसे केसेज़ आते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारा प्रोफ़ेशन बदनाम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बदनाम, क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास लीगल बाउंड्रीज को नहीं कवर करना है हमें। और दूसरा, हम जर्नलिस्ट और जो मीडिया वाले लोग हैं उनके साथ तो हमारा मैच ही नहीं है ना। गवर्नमेंट उनके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लेती। वो किसी की मोबाइल डिटेल निकाल लेते हैं, वो किसी की लोकेशन चेक कर लेते हैं। उन्होंने तो पूरे सेंटर्स बनाए हुए हैं अपने। गवर्नमेंट हमारे पे तो एक्शन लेती है ना, हमारे को तो लीगल बाउंड्रीज बताती है ना, जबकि वो भी सेल्फ रेगुलेटरी है, हम भी सेल्फ रेगुलेटरी है, राइट? क्योंकि उनको मालूम है कि ये चैनल किसके साथ है।
पब्लिक इंटरेस्ट भी एक चीज होती है। पब्लिक इंटरेस्ट एक्चुअली क्या चीज है, आज की डेट में एक बंदा लिखता है आई वॉन्ट जस्टिस फॉर दिस किसी केस के लिए, तो एक नहीं 1000 आपको, लाखों आपको वो आ जाएंगे कि यस वी वांट जस्टिस फॉर दिस, यू गॉट इट। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग। आपने इतनी ज्यादा प्राइस, क्योंकि आज की डेट के अंदर 140 करोड़ जनता काम नहीं कर रही है, बहुत सारे लोग बेरोजगार भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग जो 2-3 घंटे काम करते हैं वो अपने मोबाइल पे लग जाते हैं, मोबाइल पे लग जाते हैं। आई हेट दोज पीपल्स हु ऑलवेज ऑन द मोबाइल, राइट, सो दीज आर ऑलवेज बीन देयर। अंकुर जी आप पे था ही निशाना। प्लीज वर्क एथिक्स सेज अबाउट दैट, आपको जो काम मिला है, आप जो काम कर रहे हो, आपका 100% उसके ऊपर होना चाहिए। जब आपने मोबाइल दिया, मोबाइल पे काम कर रहे हो, 1 घंटा मोबाइल पे काम कर रहे हो, आधा घंटा मोबाइल पे काम कर रहे हो, मोबाइल पे काम करो, अपनी मेल्स को चेक करो, अपने व्हाट्सएप को चेक करो, अपने रिप्लाईज को चेक करो, अपने इंस्टा को अकाउंट चेक करो, अपने फेसबुक को चेक करो, अपना हर चीज चेक कर लो, अपना यूट्यूब चैनल चेक कर लो, एनीथिंग यू कैन चेक, बट आफ्टर दैट फिनिश इट, डू अनदर वर्क। इफ यू आर डूइंग सम अदर वर्क, खाना खा रहे हो तो पूरा खाने पे फोकस करो, राइट। आप जो भी काम कर रहे हो आप 100% उसको दोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, दैट इज ओशो कहते हैं कि जो भी करो रम के करो, हैं रम के करो, हाँ, उसमें लग के करो और उसमें मस्त होके करो, ऐसा लगे कि यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। ठीक। अगर प्राइवेट डिटेक्टिव्स कल को काम करना बंद करते हैं, मान लीजिए अपनी दुकानें बंद कर लें, अपने ऑफिस बंद कर लें, तो इस देश के लीगल सिस्टम पे कितना बर्डन बढ़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर पे कितना बर्डन बढ़ेगा, पुलिस पे कितना बर्डन बढ़ेगा। सर एक ऐसा है, ऑनेस्टली प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की बहुत बड़ी वैल्यू है और ये बंद होने वाला नहीं है। नहीं, ये अगर 2035 वैल्यू नहीं पे ही मैं पूछना चाह मैं रहा बता रहा हूँ ना, आप कहते हो अगर बंद, बहुत सिस्टम में फर्क पड़ेगा। हूँ। एक आदमी अपने बच्चों को जन्म देता है, राइट, अब उसकी शादी करनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, राइट, तो वो कौन करेगा, पुलिस करेगी, गवर्नमेंट में कौन करेगा, आईबी करेगा, सीबीआई करेगी, रॉ करेगी, मिलिट्री इंटेलिजेंस करेगी, कौन करेगा, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ही करेगा ना। अगर आप इन डिपार्टमेंट्स को बंद करा दोगे, आप लीगल बाउंड्रीज सेट करो लॉफुली उनके लिए, तो ये काम कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। अब एम्प्लॉयमेंट वेटिंग करानी है किसी ने, प्री एम्प्लॉयमेंट की वेटिंग करानी है, हाउ यू कैन डू इट, कैन पुलिस कैन डू इट बिट ओवर देयर। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई अफेयर है, लड़की चली जाती है, पुलिस वाले उसे तो बिठा लेंगे, उसको तो चाय भी पूछ लेंगे, अगर वो अच्छी है उसके साथ बैठ भी जाएंगे, डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। आदमी जाएगा कंप्लेंट करने, उससे तो पूछेंगे भी नहीं। सो दिस इज व्हाट कॉल पुलिस, बहुत डिपार्टमेंट पे हर जगह पर असर पड़ेगा। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई तो, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को लीगल करो, ये सबसे बेस्ट है। आप लोगों पे डेथ थ्रेट्स कितना होता है, बहुत ज्यादा, 100%। किस किस तरह के थ्रेट होते हैं? अगर क्लाइंट ही आगे इन्फॉर्मेशन दे दे, क्लाइंट ही अगर आगे इन्फॉर्मेशन दे दे सब्जेक्ट को कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन मैंने कराई थी, तो प्रॉब्लम आ सकती है। कभी आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई? थोड़ा एक उदाहरण देके बताइए ताकि दर्शकों को समझ आ सके। बहुत बहुत उदाहरण है। मेरे ऑफिस में भी एक बंदा आया था, एक हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, हमारे लड़के पीछे लगे हुए थे। हमें एक मतलब कि बहुत टाइम पहले की बात है, मतलब कि हमें नहीं पता था कि ये मतलब हम जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस था हमारा मुंबई के अंदर। हमें नहीं पता था कि हम जिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो एक गैंग का बंदा है। अच्छा। जो हमें कल को प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को जो ही हिंट हुआ, जो ही उन्होंने पकड़ा और जैसे उन्होंने धमकाना स्टार्ट किया, ठीक है कि नहीं, हमारे इन्वेस्टिगेटर इमीडिएट समझ गए कि ये इन्फॉर्मेशन हमको गलत दी गई है कि ये बंदा ये है। तब से हमने एक रूल बना लिया कि यार हम क्लाइंट की पहले स्क्रूटनी करेंगे कि ये क्लाइंट क्या है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों कराना चाहता है, क्या चीज़ है, ये कौन बंदा है जिसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है। मुझे याद है जेल से भी बंदा आ गया था, बड़ा सूटेड बूटेड बन के आया था, एंड एवरीथिंग वाज गुड एंड ही हैज कम टू इन्वेस्टिगेट समबडी, राइट। जब उससे डिस्कशन स्टार्ट हुई तो 30-35 मिनट में पता चल गया कि यार ये बंदा तो जेल से छूट के आया हुआ बंदा। अच्छा। ये तो बंदा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहता है, ये तो हो सकता है किसी का मर्डर ही कर, कि उसके बारे में जानना चाहता है। तो यू सी यू हैव टू टेक अ प्रिकॉशंस, मतलब कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे सिस्टम के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर। तो वी हैव टू टेक मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशंस। सर आपने सिया गोयल और चेतन का केस डिस्कस किया, इसी तरह के इस देश में 2-3 केस और हुए हैं, थोड़ा थोड़ा इंसाइट्स आपकी मैं जानना चाहता हूँ उन केसेस के बारे में।
एक राजा रघुवंशी और सोनम का केस आज भी डिस्कस हो रहा है। कहाँ पे क्या गलती हुई थी पेरेंट्स के लेवल पे, उस जो राजा रघुवंशी था उसके लेवल पे, उस रिश्ते को जानने में? देखो, हर रिश्ते में एक ही प्रॉब्लम आती है, तुम उस पे डिस्कस नहीं करते पहले। हुँ, डिस्कशंस अगर रिश्ते करने से पहले स्टार्ट हो जाए तुम्हारी, हुँ, तुम्हारा एम हुँ, क्या है? हुँ, तुमने लाइफ गुजारनी है या हुँ, तुम्हारे एक ट्रांजिशनल मैट्रिमोनी है वो, हुँ, राइट? तुमने किसी से पैसे लेने हैं, हुँ, किसी का मर्डर करना है, क्यों मर्डर करना है, हुँ, किस लिए मर्डर करना है, हुँ, ठीक है? लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, हुँ, पागल होने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, तुम्हें अपना दिमाग सही रखना है और तुम्हें समझना है हुँ, कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसमें बेनिफिट क्या होगा, हुँ, कल को हमें क्या बेनिफिट होता है उसमें, हुँ, राइट? हुँ, हम क्या करते हैं, दूसरे की क्या लायबिलिटीज़ हैं, हमारी क्या लायबिलिटीज़ हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ हुँ, बेस्ट, मैं तो कहता हूँ कम्युनिकेशन, जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाती है, जहाँ हुँ, पर कम्युनिकेशन सही नहीं होता, वहाँ हुँ, पर ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। हुँ, वो रघुवंशी वाला केस हो, हुँ, सोनम का, या वो इसका केस हो, सिया का, एनीथिंग यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम, हुँ। दैट इज़ द थिंग। ब्लैकमेलिंग एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, जैसे ही आपका काम के बारे में हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। कितना बड़ा रैकेट है ब्लैकमेलिंग का बहुत इंडिया बड़ा में, रैकेट है, बहुत बड़ा और रैकेट है। ऑनलाइन जो जैसे सोशल मीडिया का एक्सपेंशन हो, उसने कितना बड़ा बढ़ा दिया इस थ्रेट को, और किस-किस तरह की प्रिकॉशन एक आम इंसान को रखने की ज़रूरत है? देखो, इतने ज़्यादा वो खुल गए हैं, क्या कहते हैं, डेटिंग ऐप, हुँ, जिससे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है, हुँ, राइट? हुँ। मुझे याद है कि एक, मैं अगर आप बोलो तो एक केस बताता हाँ, हूँ बताइए ना आपको। प्लीज़। एक फैमिली आती है मेरे पास, वो डिस्कस करती है कि हमारा लड़का जो है, मतलब कि ही वाज़ अराउंड यंग गाय, हुँ, 25, 27, 28, आई डोंट नो, एसी एज का लड़का होगा। हुँ, तो ऑल ऑफ अ सडन इसके पास पैसे बहुत आने स्टार्ट हो गए, हुँ, राइट? तो ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? हमें लगता है कि ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो गया हो, हमें लगता है किसी दूसरे रैकेट्स में ना इन्वॉल्व हो गया हो, आप प्लीज़ चेक करके हमें हुँ, बताओ। हम जब सारा चेक करते हैं उस बंदे को, तो केस एक, जब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं तो केस उल्टी डायरेक्शन, कोई होता है जो आदमी 1 से 100 तक पहुँचता है, हुँ। किसी केसेस में हम 100 से 1 तक आते हैं। अच्छा, ऐसे केसेस होते हैं हाँ। जो आदमी सोच भी नहीं सकता हुँ, कि हमें 100 से आगे नहीं जाना है, हुँ, अब हमें 100 से पीछे तक की सारी रिसर्च करनी है, अच्छा। 100 से 1 तक आना है। हुँ, तो हमें कहते हैं कि इस बंदे के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जब हुँ, हम उसकी चीज़ को चेक करते हैं तो हमें पता है कि यार यार इसके साथ एक लेडी इन्वॉल्व्ड है, दैट इज़ कॉल्ड शुगर मॉम, हुँ। अच्छा, राइट? हुँ। शुगर वो श डैडी तो सुना था, शुगर मॉम मैंने पहली बार अरे! सुना। शुगर मॉम तो शुगर डैडी से भी खतरनाक है, अच्छा, राइट? है, दोनों का कार्यक्रम सेम है, सेम है, अच्छा। ठीक है कि नहीं? हुँ, दोनों की नज़र में हुँ, सेक्स है, हुँ, दोनों की नज़र में सेक्स की भूख है, हुँ, राइट? और दोनों को छोटी बॉडी चाहिए, हुँ। अपने आप को सैटिस्फाई करने यंगर के देन लिए, अच्छा। यंगर देन दैट। हुँ, तो वो लड़के को जो सारी गिफ्ट्स आ रहे थे, वो लड़के को जो पैसे आ रहे थे, हुँ, वो एक शुगर बॉम्ब से आ रहे थे, अच्छा। राइट? हुँ, और जब उसकी हमने डीप इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की, हुँ, तो हमने एक अपना अंडरकवर भी बीच में डालना था। हुँ, हमने सब सारी डिस्कशन स्टार्ट की, तो हमें पता चला कि ये लड़का ढूँढ रहा है, हुँ, अपने रैकेट्स में बोलता है हुँ, कि यार अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुम मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं तुम्हें एक ऐसी लेडी से मिलवाऊँगा। हुँ, अगर वो तुमसे सैटिस्फाई होती है, हुँ, तो तुम्हारे को फिर काम आगे मिलेगा। हुँ, काम क्या मिलेगा? काम उससे सेक्स करना है, वो तो कुछ नहीं करना। हुँ, काम तो यही करना है उसको, राइट? वो आगे काम और क्या करना है? अपने ग्रुप में आगे-आगे बंदे इंट्रोड्यूस करो। तो भाई हुँ, तू कहाँ से आया था? हुँ, तेरे को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हुँ, मुझे इस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया था। हुँ, उस बंदे को किसने इंट्रोड्यूस किया था जब हम तह तक गए? हुँ, उसको हुँ, उसी के क्या कहते हैं, उसकी सेकंड मैरिज थी हुँ, अपने हस्बैंड के साथ। हुँ, वो जो फर्स्ट मैरिज से लड़का था, हुँ, उसके साथ ही उसने सेक्स किया, हुँ, अपने आप को बाँध के, हुँ, राइट? और अच्छा, उसको ब्लैकमेल किया अच्छा। कि तूने मेरा रेप किया, हुँ, तेरे को तो मैं 376 में अंदर भिजवाऊँगी, या तो हुँ, तू मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलवा। हुँ, तो वो जब स्टोरियाँ सारी परतें खुली तो हमारा दिमाग खराब हो गया कि यार ये केस क्या था? हुँ, केस एक्चुअली में क्या निकला कि शुगर, एक लेडी की शादी हो गई, हुँ, एक आदमी के साथ, जो आदमी ओवरसीज़ में रहता है, अपना टाइम ज़्यादा वहाँ पास करता है, आता है यहाँ पर हुँ, 2-3 महीने के बाद, वो लेडी को सेक्स चाहिए, वो लेडी उसी के लड़के को यूज़ करती है, हुँ, अपने आप को विक्टिम बताती है, हुँ, उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। हुँ, नॉट ब्लैकमेलिंग इन फाइनेंशियल्स, वो हुँ, ब्लैकमेल करती है कि मैं तेरे को तेरी हुँ, इमेज को टार्निश कर दूँगी। हुँ, जहाँ पर इमेज को टार्निश करने का
एक रूप आता है, वहां पर सोशल मीडिया, ब्लैक, ये सारी चीजें यहीं से स्टार्ट हो गई, राइट। तो वो क्या करता है, अपने आगे दोस्तों से मिलवाता है, दोस्तों के साथ वो सेक्स करती है, आगे उनको बोलती है, तो करते करते एक लंबा रैकेट बन जाता है ये। जब हम सारे रैकेट को एक्सपोज करते हैं, सब कुछ करते हैं, नेचुरली क्रेडिबिलिटी मिलती है, सब कुछ होता है, पैसे मिलते हैं, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन सिस्टम में सच कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो ब्लैकमेल के जाल, तो लड़का कहता है मैंने तो इसी ने मजबूर किया था और इसी ने मुझे कहा था कि ऐसे मुझे बांध के कर, तो मुझे क्या पता ये मेरी वीडियो बना रही है। अच्छा, ये ये क्या है, आदमी को लोगों से अपनी इमेज छुपानी है, अपनी गंदी इमेज दिखानी नहीं है, तो वो ब्लैकमेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कोई कारण नहीं है। वो कभी दूसरों से शर्म रखते हैं कभी सोसाइटी कोई में। अच्छा, कभी कोई इंसान आपके पास आया अपने पार्टनर का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, और आपने इन्वेस्टिगेट किया और उसका शक सही निकला और उनकी शादी टूट गई। क्या कभी गिल्ट होता है आपको किस कि बात का गिल्ट? आप उस चीज़ को कभी दिमाग में रहता है, यार काश मेरी इन्वेस्टिगेशन गलत निकल जाती, इनका रिश्ता बच जाता? नहीं, हुँ, कभी नहीं रहता। सच, मैं तो एक चीज बोलता हूँ हमेशा, हुँ, सच जो सच है, हुँ, सच, झूठ अगर सच के चोले पे ओढ़ के बैठा हुआ है, हुँ, झूठ अगर सच दिखाया जा रहा है हुँ, आपको, हुँ, ठीक है कि नहीं, हुँ, तो वो आपके लिए सारी जिंदगी खतरनाक होगा। अच्छा, सच आपको 2 दिन रुलाएगा, 3 दिन रुलाएगा, सच सच है, हुँ, सच सच है। हुँ, तो सच एक ऐसी चीज है जिसके बेस पे काम करो। अगर आपके पास कोई प्रूफ आता है, हमारा काम सच को निकालना है, हुँ, हमारा काम रिश्तों को तोड़ना नहीं है। हुँ, अगर उस सच से रिश्ते टूटते हैं, हुँ, तो इसका मतलब करप्शन तो थी ना, प्रॉब्लम तो थी ना, तभी तो हमारा सच आया, वो उनका सच बाहर आ गया जो हुँ, हमने पेश कर दिया। हुँ, तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? हुँ, इसमें सिर्फ यही होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है हुँ, कि कई रिश्तों में हमें देखना पड़ता है कि यार इनकी इतनी ज़्यादा इंटीमेसी नहीं है हुँ, इस बंदे की, किसी लड़की के साथ, हुँ। राइट? लेकिन है, इंटीमेसी तो है, लेकिन उसको फिर हमें उसको समझाना पड़ता है और अलग तरह से उन रिश्तों को जोड़ना पड़ता है। तो कहीं दैट न इज़ कहीं ऑल्सो, आप काउंसलर का भी काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हुँ, 100% करते हैं। हुँ। इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद क्या इंसानियत पे आपका भरोसा घटा है कि बढ़ा है? देखो, इंसानियत तो घटने का तो मतलब ही नहीं है। हर जो घटिया इंसान है, जो घटिया इंसान है, वो आपके कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, अच्छा, या आपको अपना कॉन्टैक्ट बड़ा सॉलिड बनाना पड़ता है। हुँ, कोई भी घटी आप हमेशा उनसे दूर हो जाओ। हुँ, डिटैचमेंट मैं हुँ, जो बोलता हूँ, हुँ, वो आपको डिटैचमेंट आपको घर से करनी पड़ती है। हुँ, अगर आप खुद डिटैच अपने ही उनसे नहीं होगे, हुँ, ठीक है कि नहीं? और नहीं तो आप घर में भी ब्लैकमेल होगे और बाहर भी ब्लैकमेल होगे, हुँ, और आपको हर कोई यूज़ करेगा। हुँ, आप डिटैच होना सीखो। हुँ, डिटैच एक ऐसी चीज़ है हुँ, जो आपको, मतलब कि आप किसी की बेइज़्ज़ती नहीं कर रहे हो। हुँ, आप अगर कोई कॉल आए, आप प्लीज़ उसे उठाओ, हँस के बात करो, सारी चीज़ें हैं। हुँ, कोई मिले उसके साथ हग करो, सब कुछ हुँ, करो, इट्स ऑल ओके। हुँ, बट हुँ, यू डोंट इंटरैक्ट विद एन इंडिविजुअल फ्रीक्वेंटली, हुँ, बिकॉज़ आपको पता है कि ये बंदा सही नहीं है। हुँ, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी। ठीक है। थैंक यू बलदेव पुरी जी हमसे बात करने के लिए। बहुत ही एंगेजिंग कन्वर्सेशन रहा। थैंक्स अ बहुत कुछ लॉट। सीखने का मौका मिला इस बातचीत में, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने, समझने और इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला होगा। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी? एक नए तरह के इंसान के साथ एक नए सब्जेक्ट को हमने आज डिस्कस किया, जिसके बारे में मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पता था, आज बहुत ज़्यादा पता चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अपने आसपास के लोगों के साथ ये पॉडकास्ट शेयर करें। कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।